सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या होते हैं, जो मेल बॉडी एंड फीमेल बॉडी को मतलब अलग बनाते हैं। ठीक है, मतलब आपको देख के ही पता चल जाएगा कि ये तो एक मेल है। ये जो टेस्टिस है ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं स्क्रॉटम। तो कॉर्पस ल्यूटियम के लिए आपको रिकैप करना होगा। जब फॉलिकल से एग रिलीज हो जाता है तो सबसे पहले क्या है, हेड रीजन, फिर क्या है मिडिल पीस, एंड फिर यहां से यहां तक क्या है, टेल। ठीक है, तो हेड रीजन में क्या क्या पाया जाता है, एक ये कैप जैसा स्ट्रक्चर, अलग अलग एम्ब्रायो डेवलप होगा, अलग तरीके से वो इम्प्लांट करेगा यूट्रस पे और अलग अलग वो ग्रो करेगा इनटू। हेलो एवरीवन, दिस इज मी श्रुति, योर साइंस टीचर फ्रॉम एडोनॉमिक्स क्लासेस। एंड आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 आईसीएसई बायोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है ये बहुत ज्यादा वेटेज कैरी करता है क्लास 10 आईसीएसई के एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स में। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम लोग ये चैप्टर शुरू करते हैं। इसमें हम सभी टर्म्स के ऊपर डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले रिप्रोडक्शन का क्या मतलब होता है। रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है जिससे कोई भी जीव जंतु या कोई भी क्रिएचर अपने ही जैसा एक और ऑर्गेनिज्म पैदा करता है। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसा एक और ऑर्गेनिज्म पैदा करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। अब ये वो एसेक्सुअली भी कर सकता है और सेक्सुअली भी कर सकता है। और रिप्रोडक्शन का मेन पर्पस क्या है कि इस धरती से कोई भी प्रजाति खत्म ना हो जाए, साफ ना हो जाए। ठीक है, इसीलिए हर एक प्रजाति क्या है, रिप्रोडक्शन करती है। सो व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स बाय सेक्सुअल और asexual means which can repeat the process in their own turn। यानी कि जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं वो भी आगे जा करके अपने ही जैसे और ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर पाएंगे, तो इसी को बोलते हैं रिप्रोडक्शन। अब ये सेक्सुअली भी होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, ऐसा प्रोसेस रिप्रोडक्शन का जिसमें मेल गैमेट, ठीक है, जो मेल के तरफ से आते हैं, और फीमेल गैमेट जो फीमेल के तरफ से आते हैं, दोनों का फ्यूजन हो जाता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन हो जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट इन्वॉल्व नहीं होते हैं, एक ही पेरेंट से दूसरा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है। तो इसमें दो पेरेंट इन्वॉल्व नहीं है एंड इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें गैमेट्स का फ्यूजन भी नहीं होता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल्स क्या है रिप्रोडक्शन के, जैसे कि छोटे से छोटे ऑर्गेनिजम्स भी रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली। जैसे एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, यीस्ट। They often reproduce asexually by methods like fission या budding। तो fission का मतलब क्या है, जैसे कि ये एक ऑर्गेनिज्म है अमीबा। ठीक है, अब ये होगा क्या, सबसे पहले अमीबा में जो न्यूक्लियस है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, फिर बीच में क्या है, दरार आ जाएगी धीरे धीरे और अमीबा दो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फिशन बोलते हैं। यानी कि एक ऑर्गेनिज्म से यहाँ पे दो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हो रही हैं। बडिंग क्या होता है कि एक ही ऑर्गेनिज्म के ऊपर बहुत सारे बर्ड्स प्रोड्यूस होते हैं। मतलब ये एक मेन ऑर्गेनिज्म है, इसके ऊपर छोटे छोटे बर्ड्स प्रोड्यूस होंगे। फिर जैसे ही इन बर्ड्स को फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी ग्रो करने के लिए, वैसे ही ये बर्ड्स पेरेंट बॉडी से क्या है, अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, बडिंग। तो ये इन ऑर्गेनिजम्स में देखा जाता है। अब प्लांट्स ऑफन रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय द प्रोसेस ऑफ वेजिटेटिव मेथड्स। तो प्लांट्स भी एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं थ्रू वेरियस पार्ट्स। जैसे हमने पहले भी पढ़ा था वेजिटेटिव प्रोपगेशन में, जो अर्लियर क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि प्लांट के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जैसे स्टेम हो गया, लीफ हो गया, रूट्स हो गया। तो इसके थ्रू भी हम लोग एक दूसरा प्लांट उगा सकते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि प्लांट्स में देखा जाता है। एंड इसका करेक्ट नेम क्या है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब क्या होता है कि प्लांट के अलग अलग पार्ट्स के थ्रू हम लोग एक नया प्लांट उगा सकते हैं। ठीक है, चाहे वो रूट हो, चाहे वो स्टेम हो। तो अलग अलग प्लांट्स के केस में अलग अलग पार्ट्स यूज किए जाते हैं। जैसे कैरेट्स के केस में रूट्स को यूज किया जाता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल। अब ह्यूमंस रिप्रोड्यूस ओनली बाय द सेक्सुअल मेथड। अब ह्यूमंस जो बच्चे पैदा करते हैं वो सिर्फ सेक्सुअल मेथड से पैदा करते हैं, यानी कि मेल गैमेट, स्पर्म एंड फीमेल गैमेट जिसे ओवम बोलते हैं। तो स्पर्म एंड ओवम का फ्यूजन जब होता है तब एक सिंगल सेल फॉर्म होता है जिसको बोलते हैं जायगोट।
अब ये जाइगोट मल्टीपल टाइम्स डिवाइड करेगा, एक बॉल ऑफ सेल्स फॉर्म करेगा, फिर इसी बॉल ऑफ सेल्स के छोटे छोटे हाथ पैर इंटरनल ऑर्गन्स डेवलप होंगे एंड कुछ ही टाइम में ये एक बेबी जैसा दिखने लगेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से ह्यूमंस में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब पैटर्न्स ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, दो तरह के रिप्रोडक्शन के बारे में, जिसके बारे में हमने पहले ही डिस्कस किया था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो दिस इज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दैट डज नॉट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ सेक्स सेल्स, यानी कि इसमें सेक्स सेल्स का फ्यूजन नहीं होता है, कोई जरूरत नहीं है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। Reproductive units can be made from any portion of the parent body, ranging from the whole body to just a small piece. तो जो रिप्रोडक्शन होता है वो पेरेंट बॉडी से ही डायरेक्टली हो जाता है। जैसे अमीबा के केस में मैंने आपको शो किया था कि अमीबा के ये जो बॉडी है उसी से दो डॉटर सेल्स फॉर्म हो जा रहे हैं, तो ये होल बॉडी से भी हो सकता है। बहुत सारे केसेस में पेरेंट बॉडी से एक छोटा सा पार्ट निकल जाता है, वही पार्ट एक डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ठीक है, तो ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एग्जांपल है, जैसे अमीबा हो गया, हाइड्रा हो गया। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, दिस इज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कॉमन इन मोस्ट हायर ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि हम ह्यूमंस। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स द प्रोडक्शन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, तो इसमें सेक्स सेल्स का फ्यूजन होता है, गैमेट्स का फ्यूजन होता है। अब जो मेल बॉडी है उसके केस में सेक्स सेल्स क्या होते हैं, स्पर्म्स होते हैं, और फीमेल बॉडी के केस में सेक्स सेल्स क्या होते हैं, ओवम होते हैं। ठीक है, तो अब कुछ टर्म से फेमिलियर हो जाते हैं हम लोग। सबसे पहले फर्टिलाइजेशन, मैंने आपको बताया था कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब भी फ्यूज होता है तो एक सिंगल सेल फॉर्म होता है जिसको बोलते हैं जाइगोट, है ना। तो ये जो फ्यूजन का प्रोसेस है इसको क्या बोलते हैं, तो फ्यूजन के प्रोसेस को क्या बोला जाता है, फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। द प्रोसेस वेयर द मेल एंड फीमेल गैमेट्स यूनाइट और जॉइन टुगेदर, इसी को हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। इसका रिजल्ट क्या होता है कि जाइगोट फॉर्म होता है। द सेल फॉर्म्ड आफ्टर द स्पर्म एंड द एग यूनाइट इज कॉल्ड जाइगोट। अब ऑफस्प्रिंग क्या है, ऑफस्प्रिंग यानी कि जो बच्चे प्रोड्यूस होते हैं उन्हीं को ऑफस्प्रिंग बोला जाता है। किसी भी पेरेंट के जो बच्चे होते हैं वही उसके ऑफस्प्रिंग हो जाते हैं। द जाइगोट देन गोज थ्रू अ डेवलपमेंट प्रोसेस टू बिकम द न्यू इंडिविजुअल। तो डिफरेंसेस क्या है सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिक मिक्सिंग नहीं हो सकती, यानी कि दो अलग अलग पेरेंट्स के जीन्स मिक्स नहीं हो सकते। ये किसमें हो सकता है, बस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हो सकता है, क्योंकि वहीं पे मेल और फीमेल गैमेट दोनों फ्यूज हो रहे हैं, तो मेल का जो जीन है एंड फीमेल का जो जीन्स है वो दोनों क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। अब अगर आपको जीन्स नहीं पता है तो जीन्स क्या होते हैं, जिनकी वजह से हमें हमारे बॉडी कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं, जैसे कि आई कलर क्या होगा, नोज कैसा दिखेगा, फिर स्किन कलर क्या होगा, बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो ये हमारे जीन्स डिसाइड करते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में क्या होता है कि कोई जेनेटिक मिक्सिंग नहीं हो पाता है। एक पेरेंट होता है, उसका जो जीन होगा वही उसके ऑफस्प्रिंग में चला जाएगा। पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मेल के तरफ से मेल जीन्स आ रहे हैं, फीमेल के तरफ से फीमेल जीन्स आ रहे हैं। ये जीन्स किस में प्रेजेंट होंगे, उनके गैमेट्स में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो मेल्स के तरफ से मेल जीन आ रहा है, फीमेल के तरफ से फीमेल जीन आ रहा है, दोनों मिक्स हो जा रहे हैं, तो जेनेटिक मिक्सिंग हो रही है। तो जो बच्चा प्रोड्यूस होता है वो थोड़ा बहुत अपने पापा जैसा दिखता है, थोड़ा बहुत अपनी मम्मी जैसा दिखता है, तो इसी को बोलते हैं जेनेटिक मिक्सिंग। ठीक है, नाउ asexual reproduction, no gametes are formed, sexual reproduction gametes are formed, यानी कि asexual reproduction में कोई गैमेट प्रोडक्शन नहीं होता, ना ही फ्यूजन होता है, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स फॉर्म होते हैं, फ्यूजन होता है। नॉर्मली मोर ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस, यानी कि ज्यादा बच्चे किसमें पैदा होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूअर ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं, कम बच्चे एक बार में प्रोड्यूस होंगे, क्योंकि एक ही बेबी को डेवलप होने में क्या हो जाता है, 9 मंथ्स का पीरियड लगता है इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो only one parent is involved in case of asexual reproduction and 2 parents are involved in sexual reproduction. It is a rapid process, बहुत ही फटाफट होता है जैसे अमीबा के केस में हुआ, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक स्लोअर प्रोसेस है, क्योंकि 9 मंथ्स का पीरियड तो खाली बेबी को डेवलप कराने में ही लग जाता है। ठीक है, the two sexes male and female often show distinct outward features called secondary sexual characters. तो secondary sexual characters क्या होते हैं, जो मेल बॉडी एंड फीमेल बॉडी को मतलब अलग बनाते हैं। ठीक है, मतलब आपको देख के ही पता चल जाएगा कि ये तो एक मेल है, और आपको देख के ही पता चल जाएगा कि ये तो एक फीमेल बॉडी है। तो ऐसे कैरेक्टर्स जो मेल बॉडी को एंड फीमेल बॉडी को अलग अलग बनाते हैं उन्हीं को बोला जाता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। तो इसके एग्जाम्पल्स क्या है, तो एनिमल्स में क्या होता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, जैसे पीकॉक्स में है, उनके जो टेल्स होते हैं वो बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं, रंग बिरंगी, एज कम्पेयर टू पीहन। पीहन को अट्रैक्ट करने के लिए पीकॉक के जो फेदर्स होते हैं वो बहुत ही कलरफुल होते हैं।
लायंस हैव लार्ज मेन्स, तो लायंस के जो हेयर होते हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा बड़े बड़े होते हैं, लायनेस के पास वो नहीं होता। फिर काउज एंड बुल्स शो साइज डिफरेंसेस, तो काउ का साइज एज कंपेयर टू अ बुल थोड़ा सा स्लाइटली छोटा होता है। अब ह्यूमंस के केस में क्या होता है, मेल्स के केस में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी हेयर ऑन द बॉडी एंड द फेस, तो मेल्स के केस में फेशियल हेयर ज्यादा होता है एंड मतलब पता चल जाता है ना, फीमेल्स के बियर्ड वगैरह मुस्टैश नहीं आती है, मेल्स के केस में मुस्टैश डेवलप हो जाती है, फिर बियर्ड आ जाती है। एंड मस्कुलैरिटी जनरली मोर बिल्ड, यानी कि मेल्स के जो हैंड्स एंड लेग्स है वो ज्यादा थोड़े मास में भी ज्यादा होते हैं एंड थोड़े वेल बिल्ट होते हैं, प्रॉपर बॉडी स्ट्रक्चर एंड डीपर वॉइस, भारी आवाज, ठीक है। एंड जो शोल्डर्स होते हैं वो भी ब्रॉड होते हैं मेल्स के केस में। फीमेल्स के केस में लोअर बॉडी ब्रॉड होती है क्योंकि फीमेल्स को चाइल्ड बर्थ करना होता है, तो लोअर बॉडी शुड बी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। अब फीमेल्स के केस में ब्रेस्ट इन फीमेल्स इज एनलार्ज्ड, वो सबसे पहला साइन होता है कि फीमेल्स का जो चेस्ट रीजन होता है वो एनलार्ज्ड होता है। वाइडर हिप्स यानी कि ब्रॉडर पेल्विस, ताकि चाइल्ड बर्थ के टाइम पे इजिली चाइल्ड बर्थ हो पाए। फिर स्केलेटल स्ट्रक्चर डिफरेंसेस, कुछ फिगर में भी डिफरेंसेस होते हैं मेल्स के केस में एंड फीमेल बॉडी के केस में। अब हम लोग डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस, ठीक है। तो द ऑर्गन्स ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर डिवाइडेड इनटू टू मेन पार्ट्स, दो तरह के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, एक होते हैं एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। तो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्या है, डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, ऐसे पार्ट्स जो गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिना इन पार्ट्स के कुछ नहीं हो सकता रिप्रोडक्शन में, ठीक है। तो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्या है, जो डायरेक्टली गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, इन्हें बोला जाता है गोनाड्स, ठीक है। तो मेल्स के केस में क्या है, गोनाड्स क्या होते हैं, टेस्टीज, टेस्टीज ही स्पर्म्स प्रोड्यूस करते हैं। फीमेल्स के केस में गोनाड्स क्या होते हैं, ओवरी, ओवरी ही ओवम प्रोड्यूस करता है, यानी कि ओवा प्रोड्यूस करता है, एग, ठीक है। तो these include the gonads which produce the sex cells or gametes. Males के केस में sperms are produced inside the testes, females के केस में eggs are produced in the ovaries. अब एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्या होते हैं, जो रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं, ये डायरेक्टली गैमेट प्रोडक्शन में इनका कोई रोल नहीं होता, पर ये हार्मोन्स प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो कुछ कुछ मतलब रिप्रोडक्शन में मदद करेंगे और फिर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट को एक दूसरे के पास पहुंचाने में मदद करेंगे, तो इसको बोलते हैं एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। जैसे ये किस किस चीज में मदद करते हैं, ट्रांसफर एंड मीटिंग ऑफ द टू काइंड ऑफ सेक्स सेल्स, दोनों सेक्स सेल्स को फ्यूज करवाने में, मिलाने में मदद करते हैं। फिर लीडिंग टू फर्टिलाइजेशन, जब सेक्स सेल्स मिलेंगे तभी फर्टिलाइजेशन होगा। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द एग और एम्ब्रायो, जो बेबी डेवलप होता है फीमेल बॉडी में होता है ना, तो फीमेल बॉडी में ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो बेबी को ग्रो करवाता है, डेवलप कराता है, जो वो जगह प्रोवाइड करता है जहाँ पे बेबी ग्रो कर सके, उस ऑर्गन का नाम है यूट्रस, जिसको सिंपल भाषा में वूम्ब बोलते हैं, ठीक है। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द एग और एम्ब्रायो अप टू द टाइम ऑफ बर्थ। अब नोट्स, these parts do not directly produce gametes, इनका गैमेट प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए इनको एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स बोला जाता है, ये बस हेल्प करवाते हैं, ठीक है। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के क्या क्या पार्ट्स है, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन। सबसे पहले है टेस्टीज टू प्रोड्यूस स्पर्म, तो टेस्टीज का मेन काम क्या है, स्पर्म प्रोड्यूस करना, ठीक है। ये जो पार्ट दिख रहा है, दिस इज द टेस्टीज, तो इनका काम क्या होता है, स्पर्म प्रोड्यूस करना। ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं जिसको बोला जाता है स्क्रोटम, ठीक है। स्क्रोटम बॉडी से, मेल बॉडी में स्क्रोटम जो होता है वो बॉडी से थोड़ा बाहर होता है, ठीक है, हैंग कर रहा होता है, एंड उसके अंदर पाए जाते हैं टेस्टीज। टेस्टीज का फंक्शन क्या है, मेल गैमेट्स यानी कि स्पर्म्स को प्रोड्यूस करना। फिर आता है स्पर्म डक्ट, स्पर्म डक्ट क्या करता है, स्पर्म्स को मतलब दोनों ही टेस्टीज से स्पर्म्स को यहाँ तक पहुंचाता है, ठीक है। बाकी सारे जो भी एक्सेसरी ग्लैंड्स दिख रहे हैं जिनके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है, ये स्पर्म डक्ट है, ये यहां से निकलेगा एंड यहां तक स्पर्म्स को पहुंचाएगा। इस ट्यूब को क्या बोला जाता है, स्पर्म डक्ट बोला जाता है। ये टेस्टीज से स्पर्म को कैरी करके यहां तक इसको पहुंचाता है बिफोर द एक्सेसरी ग्लैंड्स। अब एक्सेसरी ग्लैंड्स में क्या आते हैं, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो सेमिनल वेसिकल क्या है, ये जो ग्लैंड है ये है सेमिनल वेसिकल, इसके बीच में आगे ये स्पर्म डक्ट यूरेथ्रा के फॉर्म में एक्सटेंडेड होती है, ठीक है। तो ये जो दो ग्लैंड्स दिख रहे हैं ये क्या है, सेमिनल वेसिकल है। फिर ये जो है ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, इसको काउपर्स ग्लैंड भी बोला जाता है, ठीक है।
एंड ये वाला जो ग्लैंड है ना, इसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, ये है, एंड दिस इज द काउपर्स ग्लैंड, यानी कि ये है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड एंड ये क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड है। अगर रेड से क्लियरली नहीं दिख रहा है, लेट्स चेंज द कलर। ये है सेमिनल वेसिकल, ये है प्रोस्टेट ग्लैंड एंड ये है काउपर्स ग्लैंड, एंड बीच से ये डक्ट आगे और होकर के जा रही है, जिसको अब बोलते हैं यूरेथ्रा, जो कि पीनस तक एक्सटेंडेड होती है। ठीक है, ये जो येलो कलर की जो डक्ट दिख रही है, इसको बोलते हैं यूरेथ्रा। ठीक है, अब पीनस क्या है, एन ऑर्गन फॉर ट्रांसफरिंग द स्पर्म्स इनटू द फीमेल्स वजाइना। तो पीनस का मेन फंक्शन क्या होता है, दिस ऑर्गन इज कॉल्ड द पीनस। इसका मेन फंक्शन ये है फीमेल बॉडी में स्पर्म्स को ट्रांसफर करना, यानी कि फीमेल के वजाइना में स्पर्म को डिपॉजिट करना एट द टाइम ऑफ मेटिंग, यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो जब भी पीनस एंटर करता है फीमेल के वजाइना में, तो ये स्पर्म्स को डिपॉजिट कर देता है वहां पे एट द टाइम ऑफ मेटिंग। यूरेथ्रा क्या है, अ ट्यूब इनसाइड द पीनस दैट कन्वेज द स्पर्म्स। तो यूरेथ्रा वो ट्यूब है जो यूरिन भी पास करने में मदद करती है, ठीक है, आउटसाइड द मेल बॉडी, एंड स्पर्म्स को भी, सीमेन को भी रिलीज करवाने में मदद करती है। तो मेल बॉडी में यूरिन पास करने का भी यही रास्ता है यूरेथ्रा, एंड सीमेन पास करने का भी यही रास्ता है यूरेथ्रा। अब टेस्टीज का इन डिटेल्ड व्यू, location of testes, the two testes are oval organs located in a thin walled sac of the skin called scrotum। तो ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था कि ये जो टेस्टीज है ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है, जिसको बोलते हैं स्क्रोटम। ठीक है, इन द एम्ब्रायोनिक स्टेज टेस्टीज आर लोकेटेड इनसाइड द एब्डोमेन। तो यूजुअली होता क्या है ना, जब एक मेल चाइल्ड एम्ब्रायो के फॉर्म में फीमेल बॉडी के वूम्ब में होता है, यानी कि जो मेल चाइल्ड है वो अभी तक उसका जन्म नहीं हुआ है, तब तक जो टेस्टीज जो होते हैं वो अंदर ही रहते हैं, वो बॉडी के बाहर एक्सटेंड नहीं होते हैं, हैंग नहीं करते हैं। ठीक है, पर जैसे ही चाइल्ड बर्थ होने वाला होता है उससे थोड़े टाइम पहले जो स्क्रोटम है, जो टेस्टीज है, वो मेल बॉडी के बाहर हैंग करने लग जाते हैं। ठीक है, और अगर कुछ कुछ केसेस में स्क्रोटम बाहर नहीं आता है तो वो जो मेल चाइल्ड होता है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, यानी कि अब वो स्पर्म प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा और वो रिप्रोड्यूस भी नहीं करवा सकता। नाउ दे नॉर्मली मूव डाउन इनटू द स्क्रोटम जस्ट बिफोर बर्थ, यानी कि बर्थ होने से जस्ट कुछ टाइम पहले ही टेस्टीज बाहर स्क्रोटम में हैंग करने लगते हैं। स्टेरिलिटी, स्टेरिलिटी कब होती है, जब ये जो टेस्टीज है ये बाहर आते ही नहीं है बर्थ से कुछ टाइम पहले भी, मतलब वो बॉडी के बाहर आए ही नहीं। कुछ कुछ रेयर केसेस में ऐसा होता है, एंड तब जो मेल बॉडी है वो स्पर्म प्रोड्यूस नहीं कर पाती। अब रीजन क्या है, अगर टेस्टीज बॉडी के अंदर ही रह जाता है तो एक मेल स्टेराइल क्यों हो जाता है, यानी कि अब वो स्पर्म प्रोड्यूस क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि टेस्टीज को पूरे बॉडी टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए। ठीक है, वो बॉडी टेम्परेचर पे स्पर्म प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, इसीलिए टेस्टीज क्या करता है कि बॉडी के बाहर हैंग करने लग जाता है ताकि पूरे बॉडी से उसको 2 से 3 डिग्री सेल्सियस का फर्क मिल सके। ठीक है, इस केस में क्या हुआ, टेस्टीज बाहर आया ही नहीं, जिसके वजह से उसको 2 से 3 डिग्री सेल्सियस जो कम टेम्परेचर मिलना चाहिए वो उसको मिला नहीं, एंड स्पर्म्स उस टेम्परेचर में प्रोड्यूस नहीं हो सकते, जिसके वजह से ये जो मेल है वो स्टेराइल हो जाता है एंड रिप्रोड्यूस नहीं कर पाता है। ठीक है, अब टेम्परेचर रेगुलेशन इन टेस्टीज, तो गर्मी के टाइम पे क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, जिसके वजह से जो टेस्टीज है वो बॉडी से और थोड़ा दूर चले जाते हैं और थोड़ा बाहर आ जाते हैं। ठीक है, ताकि उनको एक कूलर एनवायरनमेंट मिल सके फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स। और ठंड के टाइम पे क्या होता है, बॉडी जो बाहर का जो एनवायरनमेंट होता है वो हद से ज्यादा ठंडा होता है, तो टेस्टीज को उतना भी ठंडा एनवायरनमेंट नहीं चाहिए, जिसके वजह से वो बॉडी के थोड़ा नजदीक आ जाते हैं ताकि स्पर्म प्रोड्यूस हो पाए। तो स्पर्म प्रोडक्शन रिक्वायर्स अ टेम्परेचर दैट इज 2 to 3 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। द टेस्टीज आर लोकेटेड इन द स्क्रोटम, a separate sac suspended from the body, allowing them to escape much of the body heat. अब temperature regulation is managed by the movements of the scrotal wall. जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है, when it is too hot, the skin of the scrotum loosens, यानी कि टेस्टीज बॉडी से हल्का सा और बाहर आ जाते हैं ताकि उनको जो बॉडी का जो गर्म टेम्परेचर है, जो ज्यादा टेम्परेचर है, वो उससे बच पाए। एंड व्हेन इट इज कोल्ड, जब बहुत ज्यादा ठंड होती है तब उनको थोड़ा वार्मथ चाहिए, तो वो बॉडी के नजदीक आ जाते हैं ताकि उनको बॉडी की गर्माहट मिल सके, वार्मथ मिल सके।
The skin contracts and pulls the testes closer to the body for warmth. अब स्ट्रक्चर ऑफ द टेस्टिस क्या है, एक एक करके हम लोग सब देख लेते हैं इसी में। सबसे पहले आता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। आपने ये तो समझ लिया कि जो टेस्टिस होते हैं वो क्या करते हैं, स्पर्म्स प्रोड्यूस करते हैं, पर टेस्टिस के अंदर भी कोई स्पेसिफिक पार्ट तो होगा जो स्पर्म प्रोड्यूस कर रहा है। वही स्पेसिफिक पार्ट का नाम क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये अंदर ऐसे मैगी जैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और यही स्पर्म्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इनके बीच में ये जो पर्पल वाला पार्ट दिख रहा है ना, इनके बीच में ये जो पर्पल वाला पार्ट दिख रहा है, जो शेडेड पार्ट है पर्पल से पूरा अंदर तक कलर किया हुआ है, इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स, जिसको पैकिंग टिश्यू या लेडिक सेल भी कहा जाता है। तो ये जो पर्पल वाला पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल सेल, जिसके बीच में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का काम है स्पर्म्स प्रोड्यूस करना। स्पर्म प्रोडक्शन के प्रोसेस को बोला जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। एंड जो ये जो पर्पल कलर का पार्ट है, जो इंटरस्टिशियल सेल्स है, इनका काम है टेस्टोस्टेरॉन प्रोड्यूस करना, ठीक है। टेस्टोस्टेरॉन के वजह से ही मेल बॉडी में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स प्रोड्यूस हो पाते हैं, जैसे कि प्राइवेट पार्ट्स में हेयर आना, फिर आपका जो भी मेल कैरेक्टरिस्टिक्स है जैसे ब्रॉड शोल्डर्स, डीप वॉइस, ठीक है, बियर्ड आना, मुस्टैच आना, तो ये सब टेस्टोस्टेरॉन के वजह से ही आता है। तो टेस्टोस्टेरॉन कौन प्रोड्यूस करता है, ये जो इंटरस्टिशियल सेल्स है वो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। एंड ये पैकिंग टिश्यू की तरह भी एक्ट करते हैं। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्या करता है, स्पर्म्स प्रोड्यूस करता है। अब स्पर्म प्रोडक्शन एंड मैच्योरेशन, तो स्पर्म प्रोड्यूसिंग सेल्स विद इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मल्टीप्लाई एंड प्रोड्यूस स्पर्म्स। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। अब यहाँ से जो स्पर्म्स है ना, वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल छोड़ करके एक स्मॉल नेटवर्क ऑफ ट्यूब के थ्रू कहाँ चले जाएंगे, एपिडिडाइमिस में चले जाएंगे। अब कुछ कुछ टर्म्स है जो आपको ध्यान से सुनने होंगे, वो आपको याद रखना होगा। अभी तक हमने क्या देखा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म्स प्रोड्यूस हुए। अब वो इन ट्यूब्स के जरिए जो बहुत सारे एफेरेंट डक्ट, ठीक है, इनको बोला जाता है एफेरेंट डक्ट, ये छोटे छोटे ट्यूब्स के जरिए ये जो स्पर्म्स है ये इस कॉइल्ड स्ट्रक्चर में चले जाएंगे। इस कॉइल्ड स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, एपिडिडाइमिस। और इसी एपिडिडाइमिस में ये स्पर्म्स क्या हो जाएंगे, कुछ दिन तक रहेंगे, स्टोर्ड रहेंगे। अब यहाँ पे ये जो स्पर्म्स है जब वो प्रॉपर्ली मैच्योर हो जाएंगे, मूव करने लग जाएंगे, तब फिर यहाँ से स्पर्म स्पर्म डक्ट के थ्रू बाहर चले जाएंगे, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म प्रोड्यूस हो रहे हैं, फिर ये छोटे छोटे डक्ट के थ्रू ये एपिडिडाइमिस में चले जा रहे हैं। एपिडिडाइमिस में क्या हो रहा है, स्पर्म्स कुछ टाइम तक स्टोर्ड रहते हैं जब तक वो मूव करने ना लग जाए। जैसे ही स्पर्म्स मूव करने लग जाते हैं ये स्पर्म डक्ट के थ्रू निकल जाते हैं। तो entering the epididymis, these ducts join a small coiled knot called the epididymis. It fits like a cap on the upper part of the testes and continues down the side of the testes. अब epididymis is a long internally coiled tube. अगर epididymis बहुत ही मैगी जैसा होता है, एकदम coiled होता है, अगर उसको straight कर देंगे तो ये about 6 meters long होगा, ठीक है। Sperm storage and maturation. Epididymis stores the sperm for some days. During this storage time, the sperms mature and become motile. Motile यानी कि move करने लग जाते हैं। जैसे ही move करने लग जाएंगे, a distinct tube that is the sperm duct. Sperm duct का दूसरा नाम क्या है, vas deferens. इसी के मदद से ये जो sperms है ये बाहर निकल जाएंगे। अब sperm duct क्या है? The sperm duct travels upward from each testis into the abdomen. It passes through the inguinal canal, which is the passageway that originally allowed the testes, their ducts, and the blood vessels to descend into the scrotum. The two sperm ducts eventually loop over the ureters, come together, and join the urethra and the back of the urinary bladder. तो बहुत सारा information एक बार में हो गया, तो एक बार इसको तोड़ तोड़ के समझेंगे। जैसे कि ये लेग्स है, लेग्स के बीच वाला ये जो हॉलो पार्ट होता है ना, जहां से टेस्टीज हैंग करते हैं, निकलते हैं, तो इस हॉलो पार्ट को क्या बोलते हैं, इंग्विनल कैनल। एंड स्पर्म डक्ट क्या है, ये टेस्टीज से निकलती है, दोनों टेस्टीज से निकलेगी एंड फाइनली कहाँ जाकर के ज्वाइन करेगी, यूरेथ्रा में जाकर के ज्वाइन करेगी, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं स्पर्म डक्ट। इसका काम क्या होता है, एपिडिडाइमिस से स्पर्म्स को कैरी करके
लेके जाना, कहाँ तक लेके जाना, टुवर्ड्स द यूरेथ्रा। ठीक है, तो यूरेथ्रा तक स्पर्म्स को लेकर के कौन जाता है, स्पर्म डक्ट लेकर के जाता है। कहाँ से लेकर के जाता है, एपिडिडाइमिस से लेकर के जाता है। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सेसरी ग्लैंड्स के बारे में। देयर आर 3 मेन मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स। तो सबसे पहले क्या है, सेमिनल वेसिकल। ऊपर हमने 3 एक्सेसरी ग्लैंड्स के बारे में उसको देखा था ना। सबसे टॉप वाला क्या था, सेमिनल वेसिकल था, दूसरा वाला क्या था, प्रोस्टेट ग्लैंड था, और तीसरा वाला क्या था, काउपर्स ग्लैंड था, जिसको बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड भी बोलते हैं। तो लोकेशन क्या है, अ पेयर ऑफ ग्लैंड्स लोकेटेड बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर एंड द रेक्टम। तो ये जो ग्लैंड है ये किस में रहते हैं, मतलब कहाँ पे रहते हैं, यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के बीचों बीच होते हैं। ठीक है, अ डक्ट फ्रॉम ईच सेमिनल वेसिकल जॉइंस द कॉरेस्पॉन्डिंग स्पर्म डक्ट। तो दोनों ही, मतलब सेमिनल वेसिकल के 2 हिस्से थे ना, तो वहां से दोनों ही डक्ट निकल करके स्पर्म डक्ट से आकर के जुड़ जाते हैं। जैसे अगर आप ऊपर डायग्राम देखोगे, यहाँ पे ये जो डक्ट है, तो दोनों ही सेमिनल वेसिकल से एक एक पाइप निकलती है। ठीक है, जैसे कि ये एक है, ये एक है, तो यहाँ से दोनों ही सेमिनल वेसिकल से एक पाइप निकलती है और वो मेन डक्ट, स्पर्म डक्ट से आकर के जुड़ जाती है। ऐसे ही प्रोस्टेट ग्लैंड से भी होता है, ऐसे ही काउपर्स ग्लैंड से भी होता है। ठीक है, तो ये तीनों ग्लैंड स्पर्म डक्ट से जुड़ जाते हैं। अब फंक्शन क्या है, दे प्रोड्यूस अ सिक्रीशन दैट एक्ट्स एज अ मीडियम। अब सेमिनल वेसिकल का क्या फंक्शन होता है, अभी भी जो स्पर्म्स है ये बहुत ही लेजी है, ये उतने एक्टिव नहीं है, मतलब बहुत ही लेजीली मूव कर रहे हैं। तो जो सेमिनल वेसिकल है ये क्या करता है, ये एक लिक्विड डाल देता है टू द स्पर्म डक्ट, इनटू द स्पर्म डक्ट, ये एक लिक्विड रिलीज कर देगा। अब अगर स्पर्म्स को लिक्विड मिलेगा तो स्पर्म्स जो है वो बहुत ही एक्टिवली स्विम करेंगे। ठीक है, तो ये एक मीडियम प्रोवाइड करता है जिसमें जो स्पर्म्स है वो स्विम कर पाए और एक्टिवली मूव कर पाए। तो it acts as a medium for sperm transport. The mix of this fluid and the sperm creates a milky fluid called the semen. तो semen कैसे बनता है, जब fluid और sperms, ठीक है, fluid और sperms मिक्स हो जाते हैं तब क्या बनता है, semen बनता है। एंड ये फ्लूइड कौन ला रहा है, सेमिनल वेसिकल ला रहा है। ठीक है, द सिक्रीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इन द स्पर्म डक्ट स्पर्म्स आर स्लो एंड द एडिशन ऑफ दिस फ्लूइड मेक्स देम एक्टिव। तो अगर ये फ्लूइड ना मिले तो स्पर्म्स बहुत ही लेजीली मूव करेंगे और अपने टारगेट तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये फ्लूइड आना बहुत जरूरी है ताकि स्पर्म्स जो है वो फटाफट से स्विम कर सके। अब प्रोस्टेट ग्लैंड जो सेकंड वाला ग्लैंड है, इट इज अ बाइलोब स्ट्रक्चर दैट सराउंड्स द यूरेथ्रा। ये भी, अब सेमिनल वेसिकल जो है, सेमिनल वेसिकल तक ही स्पर्म डक्ट था। ठीक है, अब सेमिनल वेसिकल के बाद वो स्पर्म डक्ट क्या बन चुका है, यूरेथ्रा बन चुका है, और अप टू द ओपनिंग ऑफ द पीनस वो यूरेथ्रा ही कहलाएगा। तो अब हम लोग स्पर्म डक्ट यहीं पे खत्म हो चुका है टिल द सेमिनल वेसिकल। ठीक है, अब सेमिनल वेसिकल के बाद से क्या बन चुका है, वो यूरेथ्रा बन चुका है। तो अब जो यूरेथ्रा है, सेमिनल वेसिकल तो ये रहा, अब सेकंड ग्लैंड जो है वो क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड, और बीच में क्या है, यूरेथ्रा है। तो इट इज अ बाइलोब स्ट्रक्चर। प्रोस्टेट ग्लैंड के 2 लोब्स होते हैं। ठीक है, विच सराउंड्स द यूरेथ्रा राइट वेयर इट बिगिंस फ्रॉम द ब्लैडर। फंक्शन क्या है प्रोस्टेट ग्लैंड का, ये एक एल्कलाइन फ्लूइड रिलीज करता है सीमेन के अंदर। अब एल्कलाइन फ्लूइड क्या है, जिसका पीएच लेवल 7 से ज्यादा हो तो उसको क्या बोलते हैं, एल्कलाइन बोलते हैं। क्लियर है, तो अब ये एल्कलाइन फ्लूइड क्यों रिलीज होता है सीमेन में, क्योंकि फीमेल का जो वजाइना होता है, वजाइना के अंदर एक एसिडिक एनवायरनमेंट होता है। तो अगर ये एल्कलाइन फ्लूइड सीमेन में नहीं होगा तो स्पर्म्स जाएंगे एसिडिक एनवायरनमेंट में और सबके सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, कोई भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो अगर ये एल्कलाइन फ्लूइड सीमेन में होता है तब क्या होता है ना, कि जो एल्कलाइन है और जो एसिडिक है एक दूसरे को बैलेंस आउट कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं, जिसके वजह से एसिडिक इफेक्ट नहीं आता है स्पर्म के ऊपर, एंड जो स्पर्म्स होते हैं वो सर्वाइव कर पाते हैं। तो प्रोस्टेट ग्लैंड का जो सिक्रीशन है, जो फ्लूइड है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो अल्कलाइन फ्लूइड है, क्योंकि उसके बिना जो स्पर्म्स जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे इनसाइड द एसिडिक एनवायरनमेंट ऑफ द फीमेल वजाइना। अब बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जिसको काउपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या है, दीज आर 2 स्मॉल ओवल शेप्ड ग्लैंड्स, दे ओपन डायरेक्टली इनटू द यूरेथ्रा जस्ट बिफोर द यूरेथ्रा एंटर्स द पीनस। तो जस्ट यूरेथ्रा पीनस में एंटर करने ही वाला होता है, उसके ठीक ऊपर क्या होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड होता है।
फंक्शन क्या है, देयर सिक्रीशन प्राइमरीली सर्व्स एज अ ल्यूब्रिकेंट। तो इसका एक ही फंक्शन है, ये एक ऐसा लिक्विड सीमेन में रिलीज कर देता है जो एक लुब्रिकेंट की तरह काम करता है। लुब्रिकेंट क्या है, जो फ्रिक्शन रिड्यूस करता है। ठीक है, जब भी मेटिंग होगा तो ये इंश्योर करेगा कि जो मेटिंग है वो स्मूथली हो जाए विदाउट एनी फ्रिक्शन। ठीक है, अब पीनस क्या है, द पीनस इज अ सिलेंड्रिकल ऑर्गन लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ द स्क्रॉटम। ये स्क्रॉटम के जस्ट आगे होता है। इसका काम क्या है, मेटिंग के दौरान जो स्पर्म्स है उसको फीमेल के वजाइना में ट्रांसफर कर देना। तो इट इज द एग्जिट पॉइंट फॉर बोथ द सीमेन एंड द यूरिन। इससे सीमेन भी बाहर आता है एंड यूरिन भी इसी से बाहर आता है। इट इज अ हाईली वस्क्यूलर ऑर्गन। वस्क्यूलर ऑर्गन यानी कि इसमें ब्लड वेसल्स बहुत सारे होते हैं, जो नसें होती हैं वो बहुत सारी होती हैं। अब इरेक्शन कब होता है, इरेक्शन यानी कि पीनस का रिजिड हो जाना, हार्ड हो जाना। ठीक है, दिस इज द कंडीशन वेयर द पीनस बिकम्स रिजिड एंड इरेक्ट। इरेक्ट यानी कि सीधा हो जाता है पीनस, क्योंकि ये बहुत, इरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेटिंग। अगर इरेक्शन नहीं अभी तक अचीव हुआ है तब मेटिंग नहीं हो पाएगा। नाउ दिस हैपेंस ड्यू टू सेक्सुअल स्टिमुलेशन। तो इरेक्शन कब होता है पीनस में, जब मेल जो होता है वो सेक्सुअली स्टिमुलेटेड होता है। जब मेल बॉडी सेक्सुअली स्टिमुलेटेड होती है, जो अर्ज होती है सेक्सुअल इंटरकोर्स करने की, तभी उसके बॉडी में इरेक्शन होता है। When a large amount of blood flows into the penis and fills the vascular spaces or the sinuses। तो इरेक्शन के टाइम पे होता क्या है, जितने भी ये नसें होती हैं, जितने भी साइनसेस होती हैं इनसाइड द पीनस, इट इज फिल्ड विथ ब्लड। तो ब्लड आ तो जाता है पर ब्लड एस्केप नहीं हो पाता, क्योंकि ये साइनसेस और ये जो वेन्स है ना, ये एक दूसरे को दबा देते हैं पूरा। तो ब्लड पीनस से बाहर नहीं जाता है, जिसके वजह से ब्लड आ तो रहा है पर बाहर नहीं जा रहा है। इसी के वजह से इरेक्शन होता है। ठीक है, यानी कि जो पीनस है वो एकदम हार्ड हो जाता है, रिजिड हो जाता है एंड इरेक्ट हो जाता है, सीधा हो जाता है। The expansion of this blood-filled spaces compresses the veins, which prevents the blood from draining out, causing the penis to become firm and erect. अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे ध्यान देंगे। आई होप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है, अब हम लोग ध्यान देंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले जो फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, तो ये क्या है, ओवरी। ओवरी क्या करता है, फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस करता है। अब जैसे ही ओवरी एग को रिलीज करेगा, फीमेल गैमेट को रिलीज करेगा, तो ये जो फिंगर जैसे प्रोजेक्शंस है ना, इनको बोलते हैं फिम्ब्रे। ये बस बैठे ही होते हैं कि एक बार एग निकले और ये कैच कर ले उसको। ठीक है, तो हर महीने ऐसा नहीं है कि दोनों ओवरी एक साथ दो दो एग प्रोड्यूस करेगा। एक महीने एक ओवरी एग प्रोड्यूस करेगा, दूसरे महीने दूसरा ओवरी एग प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो फिम्ब्रे क्या करता है कि ये एग को कैच कर लेता है और इस एग को आगे ट्रांसपोर्ट करवाता है यहां तक। ठीक है, तो इसका काम क्या है कि ये एग को कैच कर लेता है और फिर ये फेलोपियन ट्यूब के थ्रू, जिसको ओविडक्ट भी बोलते हैं, एक एक करके याद करना है। ये है ओवरी, ये है ओविड्यूकल फनल। फनल जैसा है ना, थोड़ा चौड़ा मुंह का है, फनल जैसा है, तो इसको बोलते हैं ओविड्यूकल फनल। इसी फनल में बहुत सारे फिंगर जैसे प्रोजेक्शन होते हैं, इसको बोलता है फिम्ब्रे। फिम्ब्रे क्या करता है, ये जो एग है उसको कैच कर लेता है, फिर उसको डाल देता है ओविडक्ट में, जिसको बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब। ओविडक्ट का काम क्या है, एग को पुश करते करते वेव्स के थ्रू पुश करते करते यहां तक लेकर के आना। ठीक है, अब स्पर्म आएगा यहां से, इधर से एंटर करेगा। ये जो वजाइना है ना, इसी में जो पीनस है वो फिट हो जाता है एंड फिर ये स्पर्म ट्रांसफर करता है। तो स्पर्म इधर से आएगा एंड फिर इधर आकर के, ये स्पर्म है, ठीक है, इधर आकर के इस ओवम के साथ फ्यूज हो जाएगा, फर्टिलाइज हो जाएगा। क्लियर है, आई होप क्लियर होगा। फिर फर्टिलाइजेशन के बाद ये बन जाएगा जाइगोट। जाइगोट धीरे धीरे मल्टीप्लाई होगा, बॉल ऑफ सेल्स फॉर्म करेगा और फिर ये इधर आकर के इम्प्लांट हो जाएगा यूट्रस में, फिक्स हो जाएगा और धीरे धीरे करके ये यहीं पे बढ़ेगा, एक बेबी में बदल जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे ये फिक्स होने के बाद अब बस ये ग्रो करेगा यहाँ पे और फिर धीरे धीरे एक ह्यूमन बीइंग में डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो यूट्रस क्या करता है, यूट्रस क्या करता है, इसको डेवलप कराता है एम्ब्रायो को एक प्रॉपर फीटस में। फिर वजाइना क्या है, वजाइना वो पैसेज है जिसके थ्रू ये बेबी बाहर आता है पहला, और जिसके थ्रू मेटिंग की जाती है। मेटिंग यानी कि जिसके थ्रू स्पर्म्स ट्रांसफर किए जाते हैं ना, पीनस वजाइना में ही तो स्पर्म को ट्रांसफर करता है, तो ये उसके लिए भी पैसेज है मेटिंग के दौरान।
एंड वल्वा क्या है? वल्वा इज द आउटर मोस्ट पार्ट, जो फीमेल्स का प्राइवेट पार्ट होता है, जो बाहर के तरफ होता है, जो अंदर के तरफ नहीं होता है। तो जो बाहर की तरफ जो फ्लैशी स्किन होती है उसको बोलते हैं वल्वा, जो दो फोल्ड्स होते हैं स्किन के। पेयर ऑफ ओवरीज प्रेजेंट है, पेयर ऑफ ओविडक्ट प्रेजेंट है विच कैरीज द एग रिलीज फ्रॉम द ओवरी। अब sac like structure or pear shaped uterus, uterus is for the growth and development of the embryo from the fertilized egg। फिर वजाइना प्रेजेंट है एंड वल्वा। तो ओवरीज, द टू ओवरीज आर स्मॉल ओवल ऑर्गन्स दैट प्रोड्यूस द ओवा, यानी कि जो एग प्रोड्यूस करते हैं। नॉर्मली ओनली वन एग मैच्योर्स इन वन ओवरी ड्यूरिंग एवरी ऑल्टरनेट मंथ, यानी कि हर मंथ ये चेंज होता है। अगर एक मंथ लेफ्ट वाली ओवरी ने एग प्रोड्यूस किया है, दूसरे मंथ राइट वाली ओवरी एग प्रोड्यूस करेगी, तो ऐसे ऑल्टरनेटली चलता रहता है। फॉलिकल क्या है? ओवरी के अंदर होता है एग, एग के ऊपर एक कवरिंग होती है, ठीक है, एक कवरिंग प्रेजेंट होती है एग के ऊपर, मेम्ब्रेन जैसा, उसको बोलते हैं फॉलिकल। तो अ मैच्योरिंग एग इज कंटेन्ड विद इन अ सेल्यूलर सैक कॉल्ड अ फॉलिकल। तो एग किसके अंदर होता है? फॉलिकल के अंदर होता है। अब ग्राफियन फॉलिकल किसको बोलते हैं? जब ये एग मैच्योर होने लगता है ना, जब धीरे धीरे ये एग मैच्योर होने लगता है, तब एग का साइज भी ग्रो होने लगता है, एंड ये जो फॉलिकल है ये भी बड़ा होने लगता है, और फॉलिकल के बीच में भर जाता है एक फ्लूइड, ठीक है, एक लिक्विड भर जाता है। तो ये जो अभी इस फॉलिकल की स्टेट हो गई है ना, बड़ा हो गया है, पूरा फ्लूइड अंदर भर गया है, एग की साइज भी मतलब इंक्रीज हो गई है, तो इस पूरे स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं। As the egg grows, the follicle also gets bigger and fills with fluid, becoming known as the Graafian follicle. When this is ripe, it bulges over the surface of the ovary. तो जब इसका टाइम आता है, जब ये प्रॉपरली पूरा फिट है, तो ये फट जाता है। फ्लूइड भर गया ना, और फ्लूइड भरता रहेगा भरता रहेगा भरता रहेगा और फिर फट जाएगा। जैसे ये फॉलिकल फटेगा, इससे एग बाहर आ जाएगा, और ये जो फॉलिकल है ये कुछ ऐसा हो जाएगा। और ये भी वेस्ट नहीं है, ये जो बचा हुआ फॉलिकल है ये भी वेस्ट नहीं है, इसके भी बहुत सारे यूजेस है, ठीक है। तो व्हेन दिस इज राइप इट बल्जेस ओवर द सरफेस ऑफ द ओवरी। नाउ स्पर्मेटोजेनेसिस क्या था? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। वैसे ही फॉर्मेशन ऑफ ओवम को क्या बोलते हैं? ओजेनेसिस बोलते हैं। दिस इज द प्रोसेस वेयर द एग प्रोड्यूसिंग सेल्स गिव राइज टू अ मैच्योर एग, मैच्योर ओवम, ठीक है, तो इसको बोलते हैं ओजेनेसिस। अब ओव्यूलेशन क्या है? इसी को बोलते हैं ओव्यूलेशन, जब फॉलिकल फट जाता है और एग बाहर आ जाता है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन बोलते हैं। दिस इज द रप्चर ऑफ द राइप ग्राफियन फॉलिकल which releases the egg. The released egg is immediately picked up by fimbriae. फिम्ब्रे मैंने बताया था ना, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं बस एग को पकड़ने के लिए। तो जैसे ही एग बाहर निकलता है तो फिम्ब्रे क्या करता है? इसको कैच कर लेता है। क्लियर है? ऑफ द ओविडक्ट्स फनल। अब कॉर्पस ल्यूटियम क्या है? व्हाट इज कॉर्पस ल्यूटियम? मैंने आपको क्या बोला था, एक बार एग ये निकल जाएगा ना, तो ये जो बचा कुचा फॉलिकल है जिसमें एग नहीं है, ये भी वेस्ट नहीं है, ये क्या बन जाता है? कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है। कॉर्पस ल्यूटियम का काम है फीमेल सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करना। फीमेल सेक्स हार्मोन में क्या? ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। The remains of the ruptured follicle stay behind and converts into a yellow mass, जिसको बोला जाता है कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये दो फीमेल सेक्स हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है, जिसका नाम है ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। मेल बॉडी में टेस्टोस्टेरॉन कौन प्रोड्यूस करता है? इंटरस्टिशियल सेल्स, याद दिला दिया मैंने। तो दोनों के केस में सेक्स हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। अब सेकंड नंबर पे है ओविडक्ट, जिसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। These are two tubes also known as uterine tubes. तो इनका दूसरा नाम uterine tubes भी है, that carry the egg from the ovary towards the uterus. तो ये क्या करते हैं? एग को ओवरी से कहां तक पहुंचाते हैं? यूट्रस तक पहुंचाते हैं, ताकि वहां पे स्पर्म आए और उसको फ्यूज कर ले, मतलब मिल जाए। दे आर अबाउट 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब इनका फंक्शन क्या है? द एंड नियर द ओवरी हैज अ फनल शेप्ड ओपनिंग, जहां पे फिम्ब्रे होता है ताकि वो रिलीज्ड एग को पिकअप कर सके, ले पाए, एंड मस्क्यूलर कॉन्ट्रैक्शंस, जिसको पेरिस्टॉल्सिस बोलते हैं। मैंने बोला था ना यहाँ पे आपको, ये जो पार्ट है यहाँ, ये जो ट्यूब जैसा पार्ट है दोनों ही तरफ, तो ये वेव प्रोड्यूस करता रहता है,
वेव किस लिए? उस एग को आगे पुश करने के लिए, जब तक वो एग यहां तक नहीं आ जाएगा। तो इस वेव को क्या बोलते हैं? पेरिस्टॉल्स्टिस बोलते हैं। ठीक है, तो ये कौन करता है? फेलोपियन ट्यूब करता है। और फेलोपियन ट्यूब के अंदर बहुत सारे हेयर भी प्रेजेंट है, हेयर जैसे स्ट्रक्चर जिन्हें सीलिया बोला जाता है, जो एग को पुश करते हैं। तो सीलिया और ये जो मस्कुलर मूवमेंट है जिसको बोलते हैं पेरिस्टॉल्स्टिस, दोनों का ही फंक्शन क्या होता है? एग को पुश करना। अब यूट्रस क्या है? इट इज अ हॉलो पियर शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन लोकेटेड इन द पेल्विक कैविटी। यूट्रस के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है, जिसको आसान भाषा में वूम्ब बोला जाता है। ठीक है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के बीच में प्रेजेंट होता है। इट हैज टू मेन पार्ट्स। ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो वाइडर होता है, उसी में बेबी ग्रो करता है। नीचे वाला जो पार्ट होता है वो थोड़ा छोटा होता है। इट इज अ कंस्ट्रिक्टेड लोअर पार्ट, और इस पार्ट को बोलते हैं सर्विक्स। वजाइना, इट इज अ मस्कुलर ट्यूब स्टार्टिंग फ्रॉम द लोअर एंड ऑफ द यूट्रस। तो सर्विक्स के जस्ट बाद क्या है? एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है जिसको वजाइना बोलते हैं, जिसमें पीनस एंटर करता है एट द टाइम ऑफ मेटिंग, ताकि वो स्पर्म्स को डिपॉजिट कर सके। एंड लीडिंग टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी। साइज क्या है? 10 to 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। फंक्शंस क्या है? इट रिसीव्स द मेल पीनस ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे ये पीनस को एंटर करने देता है। एंड इट हैज ग्रेट इलास्टिसिटी, जिसके वजह से ये एक बेबी को भी पुश आउट कर सकता है। बेबी भी इसी पैसेज से, इसी रास्ते से पुश आउट होता है। इट हैज ग्रेट इलास्टिसिटी विच अलाउज फॉर द पैसेज ऑफ द बेबी ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। नाउ व्हाट इज हाइमेन? अब हाइमेन क्या होता है? जो वजाइनल ओपनिंग होती है जिसके थ्रू पीनस एंटर करता है इनसाइड द वजाइना, ये जो ओपनिंग होती है ना, ये एक थिन मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है। पूरी कवर्ड नहीं होती है, पार्शियली कवर्ड होती है। तो इसी मेम्ब्रेन को, इसी पतले से मेम्ब्रेन को बोला जाता है हाइमेन। बहुत सारे फीमेल्स के केस में जो लोग बहुत ही ज्यादा फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं, उसमें हाइमेन जो है वो पहले ही ब्रेक हो जाता है। और बहुत सारे फीमेल्स के केस में जब वो फर्स्ट टाइम मेटिंग करते हैं, यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, तब पीनस के एंटर होने के बाद ये हाइमेन ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो द ओपनिंग ऑफ द वजाइना इन यंग फीमेल्स इज पार्शियली कवर्ड बाय अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड हाइमेन, जिसको वर्जिन नॉट भी बोलते हैं। इट कैन फ्रीक्वेंटली बी रप्चर्ड इन चाइल्डहुड ड्यू टू फिजिकल एक्सरसाइज और अ डिजीज। तो ये पहले भी रप्चर हो सकता है, एंड बहुत सारे केसेस में बाद में मेटिंग के दौरान भी रप्चर होता है। तो बहुत सारी फीमेल्स के केस में जो हाइमेन है वो वजाइनल ओपनिंग को थोड़ा सा कवर करता है, बहुत सारे केसेस में ज्यादा कवर करता है। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय पेन भी ज्यादा हो सकता है। तो ये वैरी करता है फ्रॉम फीमेल टू फीमेल। अब वल्वा क्या है? एक्सटर्नल जेनिटेलिया, यानी कि अब अंदर का जितना भी स्ट्रक्चर था हमने पढ़ लिया। जो बाहर के जो 2 फोल्ड्स ऑफ स्किन होते हैं उन्हें वल्वा बोला जाता है। ठीक है, इट इज द कलेक्टिव टर्म फॉर द एक्सटर्नल फीमेल जेनिटेलिया। ऐसा पार्ट जहां पे हेयर ग्रो करता है इन अ फीमेल बॉडी, तो उस पार्ट को बोलते हैं वल्वा। इट कंटेन्स इंडिपेंडेंट ओपनिंग। वल्वा में 2 अलग अलग ओपनिंग्स हैं, एक यूरिन पास करने के लिए, ठीक है, यूरेथ्रल ओपनिंग, और एक वजाइनल ओपनिंग। तो वजाइनल ओपनिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए है, चाइल्ड बर्थ के लिए है। एंड यूरेथ्रल ओपनिंग किसके लिए है? यूरिन पास करने के लिए। तो मेल्स के केस में एक ही ओपनिंग है दोनों चीजों के लिए, बट फीमेल्स के केस में यहाँ पे क्या है? 2 ओपनिंग्स है। नाउ द साइड्स ऑफ द वल्वा हैव 2 सेट्स ऑफ फ्लैशी फोल्ड। सबसे पहला क्या है? लेबिया माइनोरा, जिसे लेसर लिप्स बोलते हैं। ये थोड़े अंदर के तरफ होते हैं, एंड बाहर के तरफ 2 फोल्ड्स और हैं जिन्हें बोलते हैं लेबिया मेजोरा। इसी में लेबिया मेजोरा पर ही प्यूबिक हेयर डेवलप होता है। ठीक है, लार्ज हेयरी फोल्ड्स दैट हाइड द लेबिया माइनोरा। These folds are the female equivalent of the male scrotum। जैसे मेल बॉडी में स्क्रॉटम होता है, वैसे ही फीमेल बॉडी में लेबिया माइनोरा एंड लेबिया मेजोरा होता है, यानी कि वल्वा होता है। क्लिटोरिस क्या है? क्लिटोरिस जस्ट यूरेथ्रा के ऊपर ही एक स्मॉल ऑर्गन होता है। इन द फीमेल बॉडी यूरेथ्रा के ऊपर ही एक छोटा ऑर्गन होता है जिसे बोलते हैं क्लिटोरिस। जैसे मेल्स के केस में जब सेक्सुअल स्टिमुलेशन होता है तब पीनस इरेक्ट हो जाता है, वैसे ही फीमेल्स के केस में कौन इरेक्ट होता है? क्लिटोरिस। ठीक है, इट इज फिल्ड विथ नर्व एंडिंग्स। तो फीमेल बॉडी में जब सेक्सुअल स्टिमुलेशन होता है तो क्लिटोरिस इरेक्ट हो जाता है। इट इज अ स्मॉल इरेक्टाइल स्ट्रक्चर लोकेटेड इन द अपरमोस्ट पार्ट ऑफ द वल्वा इन फ्रंट ऑफ द यूरेथ्राज ओपनिंग। इट इज हाईली सेंसिटिव, मतलब इसमें बहुत सारे नर्व सेल्स होते हैं जिसकी वजह से ये एक बहुत ही सेंसिटिव पार्ट होता है। इट इज अ फीमेल इक्विवेलेंट ऑफ द मेल पीनस।
तो अब हम बात करेंगे उस स्टेज के बारे में जब एक ह्यूमन बीइंग चाइल्डहुड को छोड़ करके अपने टीनेज में एंटर करता है। तो जैसे ही एक ह्यूमन बीइंग का चाइल्डहुड धीरे धीरे खत्म होता है एंड वो टीनेज में एंटर करता है, तो उसके बॉडी में वैरायटी ऑफ चेंजेस होते हैं। अब ये फीमेल बॉडी में अलग चेंजेस होंगे, मेल बॉडी में अलग चेंजेस होंगे, और दोनों के ही केस में उनका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, गैमेट प्रोडक्शन जो है, यानी कि मेल्स के केस में स्पर्म्स बनने चालू हो जाएंगे, फीमेल्स के केस में ओवम बनना चालू हो जाएगा। तो इसी स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी बोलते हैं। तो अब फीमेल के केस में प्यूबर्टी के दौरान क्या क्या चेंजेस होते हैं? सबसे पहले जो ओवरीज है, दे स्टार्ट फंक्शनिंग एंड रिलीजिंग एग्स। तो एग्स रिलीज होना चालू हो जाते हैं। अब ये जो अलग अलग फीमेल्स में ये जो एज है ना, वो वैरी कर सकती है। कुछ कुछ के केसेस में 10 साल की उम्र से ही प्यूबर्टी हिट कर जाती है एंड कुछ कुछ के केस में 14 साल तक हो जाता है। तो ये एक एज का रेंज है, ठीक है, इसके बीच में कभी भी चालू हो सकता है। दिस मार्क्स द स्टार्ट ऑफ प्यूबर्टी। अब इस पीरियड में होता क्या है कि फीमेल के बॉडी में वैरायटी ऑफ सेक्स हार्मोन्स रिलीज होते हैं। ठीक है, सेक्स हार्मोन्स का काम क्या होता है, बॉडी में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करना। जैसे कि फीमेल के केस में 2 सेक्स हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। तो ईस्ट्रोजन का काम क्या होता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करना, जैसे कि ब्रेस्ट एनलार्ज हो जाएंगे, हिप्स जो है, जो हिप रीजन है वो चौड़ा हो जाएगा। ठीक है, एंड प्यूबिक जो रीजन है उसमें हेयर डेवलप होने लग जाएंगे, प्यूबिक हेयर डेवलप करेगा। फिर जितने भी प्राइवेट एरियाज है और जेनिटल एरियाज, ठीक है, उसी को बोलते हैं प्यूबिक हेयर। तो वहां पे हेयर डेवलप होने लग जाएगा, आर्मपिट्स में हेयर डेवलप होने लग जाएगा, वॉइस जो है वो और ज्यादा श्रिल हो जाएगी। तो ये सब क्या है, कुछ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो ईस्ट्रोजन हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे पहला क्या है, ग्रोथ ऑफ मैमरी ग्लैंड्स, यानी कि ब्रेस्ट एनलार्ज हो जाएंगे। फिर हिप्स वाइडन हो जाएंगे। ग्रोथ ऑफ हेयर इन द प्यूबिक रीजन, प्यूबिक रीजन यानी कि जो जेनिटल एरिया है वहां पे हेयर डेवलप होने लग जाएगा एंड आर्मपिट्स में भी हेयर ग्रो होने लग जाएगा। फिर इंक्रीज इन द साइज ऑफ यूट्रस एंड वजाइना, तो यूट्रस एंड वजाइना का साइज जो होता है वो बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो ये थे कुछ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। अब प्रोजेस्टेरॉन जो दूसरा हार्मोन है, इसका क्या काम होता है, अनदर हार्मोन सिक्रीटेड बाय द कॉर्पस ल्यूटियम। तो कॉर्पस ल्यूटियम के लिए आपको रिकैप करना होगा। जब फॉलिकल से एग रिलीज हो जाता है तो वो फॉलिकल एक येलो मास में कन्वर्ट हो जाता है एंड हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करता है। तो इसी मास को बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, है ना। तो कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है। अब प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या है, यूट्रस के इनर लाइनिंग को और ज्यादा मोटा करना, ब्लड वेसल्स डिपॉजिट करवाना, ताकि जो फ्यूचर में जो फर्टिलाइज्ड एग आएगा वो वहां पे इम्प्लांट हो सके और फिर वहां पे वो ग्रो कर सके। तो यूट्रस के इनर लाइनिंग को प्रिपेयर करना, ये किसका काम होता है, प्रोजेस्टेरॉन नाम के हार्मोन का काम होता है। दैट प्रिपेयर्स द यूट्रस टू रिसीव द एम्ब्रायो। अब मेल बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं, प्यूबर्टी ऑकर्स अराउंड द एज ऑफ 11 to 15 ईयर्स। तो इनमें भी एज का एक रेंज होता है, 11 से 15 ईयर्स में लेकर के कभी भी प्यूबर्टी स्टार्ट हो सकती है। ठीक है, अब इनके केस में क्या होता है, मेल सेक्स हार्मोन क्या होगा, टेस्टोस्टेरॉन। इनके केस में टेस्टोस्टेरॉन ही सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करेगा। द टेस्टीज स्टार्ट प्रोड्यूसिंग दिस हार्मोन व्हिच कॉजेस द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इनके केस में क्या होता है, सेम चीज है मोस्टली। प्यूबिक पार्ट्स में जो प्यूबिक एरिया है वहां पे हेयर डेवलप होगा, फिर अंडर आर्म्स में फेशियल हेयर जो है वो डेवलप होने लग जाएगा, जैसे बियर्ड आने लग जाएगी, मुस्टैच डेवलप होगी। ठीक है, और वॉइस डीप हो जाएगी, मतलब भारी आवाज हो जाएगी। एंड ग्रोथ ऑफ हेयर ऑन द चेस्ट, ग्रोथ ऑफ द टेस्टीज एंड पीनस, मतलब टेस्टीज और पीनस का साइज क्या है, एनलार्ज हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। एंड ग्रोथ ऑफ हेयर इन द प्यूबिक रीजन, इन द आर्मपिट, चिन एंड अपर लिप। तो प्यूबर्टी को डिफाइन कैसे करोगे, इट इज द पीरियड ड्यूरिंग विच द इमैच्योर रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। तो चाइल्डहुड में क्या होता है, ये जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो इमैच्योर होता है। ठीक है, तब गैमेट प्रोडक्शन नहीं होता है। पर जैसे ही एक इंसान प्यूबर्टी रीच करता है तब उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, मैच्योर होने लगता है एंड इट स्टार्ट प्रोड्यूसिंग गैमेट्स एंड सेक्स हार्मोन्स। ठीक है, एंड बिकम्स केपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग। अब जो उनकी बॉडी है वो रिप्रोड्यूस कर सकती है। ठीक है, फर्स्ट साइंस क्या है, गर्ल्स के केस में एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट एंड बॉयज के केस में क्या है, एनलार्जमेंट ऑफ टेस्टिस। अब एक ऐसे फिनोमिनन को डिस्कस करेंगे जो कि फीमेल्स में ऑब्जर्व किया जाता है, जिसका नाम है मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसको आसान भाषा में पीरियड्स कहा जाता है। ठीक है,
तो दिस साइकिल ऑकर्स थ्रू आउट द रिप्रोडक्टिव ईयर्स। ये एक फीमेल बॉडी में चालू कब होती है ये साइकिल? 13 साल की उम्र में, अप्रॉक्स 13 साल, ठीक है। किसी किसी में 1-2 साल पहले भी हो सकता है, किसी किसी में 1-2 साल बाद में भी हो सकता है। अप्रॉक्स 13 साल की उम्र में चालू होती है ये साइकिल एंड 45 ईयर्स तक चलती है, ठीक है। जब एक फीमेल 45 ईयर्स की या 50 ईयर्स की हो जाएगी तब उसके बॉडी में मेंस्ट्रुअल साइकिल होना बंद हो जाएगी, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हर दिन ही वो ब्लीड कर रही है या हर दिन ही पीरियड्स हो रहे हैं। मतलब 13 से मतलब 13 to 45 ईयर्स का ये जो टाइम स्पैन है उसमें हर महीने ये मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा, ठीक है ना। इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक इवेंट दैट रिपीट्स नियरली एवरी मंथ, मतलब हर महीने, एक एक महीना छोड़ छोड़ के ये होता है। इट इज मार्क्ड बाय मेंस्ट्रुअल फ्लो, यानी कि जब ये होता है तब 3 से 5 दिन तक एक फीमेल ब्लीड करती है, ब्लीडिंग होती है थ्रू द वजाइना। द साइकिल इज ओनली स्टॉप टेम्पररीली बाय प्रेगनेंसी। तो जब एक फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो 9 मंथ्स तक उसके बॉडी में मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती है, पीरियड्स नहीं होते हैं, ठीक है। मेनार्क इज द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन। तो जब पहला पीरियड आता है एक फीमेल को तो उस स्टेज को बोलते हैं मेनार्क, ठीक है। एंड जब लास्ट पीरियड आता है तो उसको बोलते हैं मेनोपॉज, यानी कि इसके बाद अब मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी फीमेल बॉडी में। तो मेनार्क इज द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन इन यंग फीमेल एट द एज ऑफ 13 years एंड मेनोपॉज इज द परमानेंट स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन। इसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी ऑफ अबाउट द एज ऑफ 45 years। तो अब फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है? जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 4 फेजेस में डिवाइडेड है, जिसमें से जो मेंस्ट्रुअल फेज होता है इसको ब्लीडिंग स्टेज बोलते हैं, क्योंकि इसी दौरान ब्लीडिंग होती है। ये 3 से 5 दिन तक होती है थ्रू द वजाइना, ठीक है। तो सबसे पहला फेज क्या है? मेंस्ट्रुअल फेज। फिर दूसरा फेज क्या है? फॉलिक्यूलर फेज। फॉलिक्यूलर फेज में क्या होता है कि जैसे ही पीरियड्स चालू होते हैं मेंस्ट्रुअल फेज में, तभी से ओवरी एक नया एग प्रोड्यूस करना चालू करने लग जाती है, ठीक है। तो ओवरी क्या करता है? एक नया एग प्रोड्यूस करना चालू कर देता है। एंड फॉलिक्यूलर फेज में क्या होता है कि यूट्रस की जो लाइनिंग है बहुत ज्यादा थिक हो रही है, क्योंकि उसको लग रहा है कि जो फ्यूचर में जो एग आने वाला है वो फर्टिलाइज्ड एग होगा, यानी कि उसमें स्पर्म एंड जो ओवम है वो फ्यूज होकर के एक सिंगल जाइगोट प्रोड्यूस करेंगे और वो यूट्रस रिसीव करेगा। तो फॉलिक्यूलर फेज में क्या करता है? यूट्रस खुद को प्रिपेयर कर रहा होता है, यानी कि उसकी जो इनर लाइनिंग है और थिक हो रही होती है। फिर ओव्यूलेटरी फेज में जो फॉलिकल होता है उसमें से एग बाहर निकल आता है, तो उसको बोलते हैं ओव्यूलेशन, जो कि ओव्यूलेटरी फेज भी उसको बोला जाता है। एंड ल्यूटियल फेज में क्या होता है? यूट्रस की लाइनिंग और ज्यादा थिक होती रहती है और ये वेटिंग पीरियड होता है कि उस ओवरी को, आई मीन उस ओवम को कोई स्पर्म फर्टिलाइज करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। तो वो किसमें होता है? ल्यूटियल फेज में होता है। तो 1 by 1 हम लोग सभी फेजेस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्या है? मेंस्ट्रुअल फेज इट लास्ट फॉर अबाउट 3 to 5 days, यानी कि ब्लीडिंग 3 से 5 दिन तक चलती है। द ब्लीडिंग हैपेंस। अब ब्लीडिंग क्यों होती है? क्योंकि यूट्रस की जो इनर लाइनिंग है वो ब्लड वेसल्स से पूरी थिक हो चुकी थी, मतलब ब्लड वेसल्स के बहुत सारे लेयर्स डिपॉजिट हो गए थे इनसाइड द इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस, मतलब ऐसे, ठीक है। ब्लड वेसल्स और डिपॉजिट हो गए थे। क्यों हुए थे? ताकि ये फर्टिलाइज्ड एग को यहाँ पे रिसीव कर सके एंड उसको नरिशमेंट प्रोवाइड कर सके। पर अगर एग फर्टिलाइज होगा ही नहीं, यानी कि स्पर्म और ओवम का फ्यूजन होगा ही नहीं, तब फिर इस लाइनिंग का क्या काम है? कोई काम नहीं है। तो ये जो लाइनिंग है अलोंग विद द एग, एग के साथ साथ ये लाइनिंग भी शेड हो जाएगी, ठीक है। और इसी को बोलते हैं ब्लीडिंग, मतलब मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज में एग भी रिलीज हो जाता है, मतलब एग भी शेड हो जाता है एंड जो ब्लड वेसल्स है वो भी शेड हो जाते हैं। The bleeding happens because the endometrium, the thick blood vessel rich innermost lining of the uterus is shedding and rupturing. ठीक है। Right from the start of the menstrual flow, the ovary begins the process of forming a new egg. तो ये जो menstrual phase जब चालू हो जाता है ना, तो ओवरी नेक्स्ट एग को प्रिपेयर करना चालू कर देती है, मतलब जो अब नेक्स्ट महीने जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी उसके लिए एक न्यू एग को प्रिपेयर करना, मैच्योर करना शुरू कर देती है इनसाइड अ प्रोटेक्टिव सैक कॉल्ड अ फॉलिकल। तो जो एग है वो एक सैक में डेवलप होता है, उसको बोलते हैं फॉलिकल। अब नेक्स्ट है फॉलिक्यूलर फेज, जो 5वें से लेकर के 12वें दिन तक चलता है, लाइक 5th to 12th डे तक ये फॉलिक्यूलर फेज चलता है।
तो फॉलिकल कंटेनिंग द न्यू एग इन द ओवरी ग्रोज। अब जो फॉलिकल है वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, जो हमने ग्राफियन फॉलिकल पढ़ा था, ठीक है, तो फॉलिकल धीरे धीरे क्या हो रहा है, मैच्योर हो रहा है, एग का साइज भी बड़ा हो रहा है, ठीक है। The ovary produces increasing amount of estrogen, that is female sex hormone। तो ओवरी ज्यादा से ज्यादा ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस करने लग जाती है। ईस्ट्रोजन क्या करते हैं, दे एक्ट ऑन द यूट्रस कॉजिंग इट्स लाइनिंग टू बिकम थिकर एंड ग्रो मोर ब्लड वेसल्स। तो ये ईस्ट्रोजन क्यों रिलीज होता है, ताकि यूट्रस की जो इनर लाइनिंग है वो ब्लड वेसल से वापस से थिक हो सके। तो मेंस्ट्रुअल फेज में पहली वाली लाइनिंग तो शेड हो गई, अब जैसे ही वो कंप्लीट होता है ना, तो धीरे धीरे एक न्यू लाइनिंग वापस से बन रही है, ताकि अब नेक्स्ट एग को रिसीव किया जा सके, नेक्स्ट फर्टिलाइज्ड एग को, ठीक है। ये हर महीने ये रिपीट होता है। दिस थिकनिंग इज प्रिपरेशन फॉर द यूट्रस टू पोटेंशियली रिसीव एंड इम्प्लांट अ फर्टिलाइज्ड एग। तो यूट्रस ऐसा क्यों करता है, ताकि फ्यूचर में जो फर्टिलाइज्ड एग होगा वो वहां पे उसके वॉल्स में इम्प्लांट हो सके, फिक्स हो सके, और वहीं पे फिर वो ब्लड वेसल्स के थ्रू उसको नरिशमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। किसको, एम्ब्रायो को, ठीक है, फर्टिलाइज्ड एग को। अब ओव्यूलेटरी फेज क्या है, 13th या 14th डे को एग रिलीज हो जाता है फॉलिकल में से, ठीक है, फॉलिकल में से एग रिलीज हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं ओव्यूलेशन, ठीक है। ये 13th या 14th डे को होता है। द फॉलिकल रप्चर्स एंड रिलीजेस द एग, द रिलीज्ड एग बिगिंस ट्रैवलिंग डाउन द ओविडक्ट। तो जो निकला हुआ एग है, जो रिलीज्ड एग है, अब वो धीरे धीरे फैलोपियन ट्यूब के थ्रू, हमने ऊपर भी पढ़ा था इसको, तो यहां से एग रिलीज हुआ, लेट से यहां से एग रिलीज हुआ, तो अब ये फिम्ब्रे इसको कैच कर लेगा। अब फिर एग क्या करेगा, यहां तक आ जाएगा एंड वेट करेगा, ताकि स्पर्म इधर से आए और इसको फर्टिलाइज करे, ठीक है। तो ना द रिलीज्ड एग बिगिंस ट्रैवलिंग डाउन द ओविडक्ट। अब यहाँ पे दो हॉर्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, एक एग को, फॉलिकल को मैच्योर करने के लिए, एक एग को रिलीज करवाने के लिए, क्योंकि जब तक फॉलिकल मैच्योर नहीं होगा तब तक उसमें से एग रिलीज नहीं होगा। तो दो हार्मोन क्या है, FSH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो फॉलिकल को मैच्योर बनाता है, और एक ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो एग रिलीज करवाने में मदद करता है। तो ये दोनों ही हार्मोन्स कौन रिलीज करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, बिकॉज वो सभी एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। दे प्रमोट द मैच्योरेशन एंड रिलीज ऑफ द ओवम। तो ये जो दो हार्मोन्स है वो क्या करते हैं, ओवम को एंड फॉलिकल को मैच्योर बनाते हैं, एंड फाइनली ओवम को रिलीज होने देते हैं फ्रॉम द फॉलिकल। अब लास्ट फेज है जो 15 से 28 डे तक चलता है, उसको बोलते हैं ल्यूटियल फेज। आफ्टर द एग इज रिलीज द एम्प्टीड फॉलिकल इन द ओवरी। तो अब उस फॉलिकल का कोई काम नहीं है क्या, एग्जैक्टली काम है, ठीक है। वो जो फॉलिकल है वो अब क्या बन गया है, कॉर्पस ल्यूटियम। अब ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा, दो हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करेगा, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। यूट्रस लाइनिंग कंटिन्यूज टू थिकन फर्दर। तो ल्यूटियल फेज में क्या हो रहा है, जो यूट्रस की लाइनिंग है और ज्यादा थिक हो रही है, बिकॉज इट इज एक्सपेक्टिंग अ फर्टिलाइज्ड एग, ठीक है, वो एम्ब्रायो को एक्सपेक्ट कर रही है। अब जब उसे एम्ब्रायो नहीं मिलेगा, अगर फर्टिलाइज्ड एग मिल गया तब तो प्रेगनेंसी हो जाएगी, एंड फिर वो जो एम्ब्रायो है वो एक फीटस में डेवलप हो जाएगा, इम्प्लांटेशन हो जाएगा, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। पर अगर यूट्रस को फर्टिलाइज्ड एग नहीं मिला, तब फिर ये जो ब्लड वेसल की लाइनिंग है उसका कोई काम नहीं है, एंड इट विल स्टार्ट शेडिंग अलोंग विद द एग। एग भी बाहर निकल जाएगा, ये ब्लड वेसल की लाइनिंग भी बाहर निकल जाएगी, और कॉर्पस ल्यूटियम भी बाहर निकल जाएगा। तो एक नया मेंस्ट्रुअल फेज चालू हो जाएगा। फिर वापस से मेंस्ट्रुअल फेज के बाद फॉलिक्यूलर फेज, फिर ओव्यूलेटरी फेज, फिर ल्यूटियल फेज, फिर अगर फर्टिलाइज्ड एग नहीं मिला तो वापस से मेंस्ट्रुअल फेज, ठीक है। तो ये चलता रहता है। तो व्हाट डिटरमाइंस द नेक्स्ट स्टेप, इफ द एग इज फर्टिलाइज्ड, अगर एग फर्टिलाइज्ड हो गया तो कॉर्पस ल्यूटियम और ज्यादा प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है, ताकि जो यूट्रस की लाइनिंग है वो शेड ना हो, क्योंकि अब तो एग फर्टिलाइज हो चुका है। तो अब यूट्रस की लाइनिंग का काम है, अब यूट्रस की लाइनिंग को रहना पड़ेगा, ताकि उस एग को वो क्या कर सके, नरिशमेंट प्रोवाइड कर सके, ताकि वो एक फीटस में डेवलप कर सके, ठीक है। तो कॉर्पस ल्यूटियम कंटिन्यूज टू रिलीज प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन क्यों रिलीज करेगा, ताकि यूट्रस की लाइनिंग इंटैक्ट रहे, शेड ना हो जाए, ठीक है। दिस कीप्स द यूट्रस लाइनिंग थिक एंड रेडी फॉर द फर्टिलाइज्ड एग टू इम्प्लांट।
पर अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ है तब फिर ओवम भी बिखर जाएगा, डिसइंटीग्रेट होके बॉडी से बाहर निकल जाएगा और कॉर्पस ल्यूटियम भी प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस करना बंद कर देगा, जिसके वजह से यूट्रस की जो लाइनिंग है वो शेड होना चालू हो जाएगी और कॉर्पस ल्यूटियम भी बॉडी के बाहर निकल जाएगा अलॉन्ग विद द ब्लड। अब रीस्टार्टिंग द साइकिल, तो साइकिल जो है, जो मेंस्ट्रुअल फेज है, वो वापस से रीस्टार्ट कब हो जाएगा? अगर एग का फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो। Because the progesterone level drops, corpus luteum stops working, the hormonal support for the uterine lining is lost. तो प्रोजेस्टेरॉन अगर रिलीज नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? यूट्रस की लाइनिंग शेड हो जाएगी, ठीक है। द थिकेंड लाइनिंग ऑफ द यूट्रस रीस्टार्ट शेडिंग ऑन द 28th डे. This shedding causes the loss of blood which escapes through the cervix and vagina. तो ये जो ब्लीडिंग होती है वो वजाइना के थ्रू होती है and it marks the start of a new menstrual phase. तो अब एक नया मेंस्ट्रुअल फेज चालू हो गया है, ठीक है। तो ये पूरा 1 महीने के गैप में होता है। अब फर्टिलाइजेशन क्या है? फर्टिलाइजेशन इज द यूनियन ऑफ द एग एंड द स्पर्म। तो इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि क्या होता है। तो कॉप्यूलेशन के टाइम पे यानी कि मेटिंग के टाइम पे क्या होता है? जो पीनस है वो वजाइना के अंदर होता है एंड पीनस हेल्प्स इन डिपॉजिटिंग द स्पर्म्स इनसाइड द वजाइना, यानी कि वजाइना के अंदर स्पर्म को डिपॉजिट करने का काम कौन करता है? पीनस करता है, ठीक है। स्पर्म्स आर रिलीज्ड इनटू द वजाइना नियर द सर्विक्स ऑफ द यूट्रस। अब एक सिंगल मेल एजैकुलेशन में, मतलब एक बार अगर सीमेन रिलीज होता है तो उस पर्टिकुलर क्वांटिटी में बहुत सारे मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ स्पर्म्स होते हैं। The sperms are highly active and swim using their tails. तो जो sperm है उसके पास tails होते हैं जिसकी मदद से वो swim करते हैं and they travel through the cervix and into the cavity of the uterus. तो वो चले जाते हैं यूट्रस के थ्रू, फिर फेलोपियन ट्यूब तक जाते हैं to fertilize the egg. They progress at a speed of about 1.5 millimeter per minute and from the uterus they climb up to reach the oviduct, that is fallopian tube. अब बहुत सारे स्पर्म्स जाते हैं ओवम के पास, पर खाली एक ही सिंगल स्पर्म उसे फर्टिलाइज कर पाता है। तो आउट ऑफ द मिलियंस ऑफ स्पर्म्स रिलीज्ड, वेरी फ्यू आर एबल टू रीच द अपर पार्ट्स ऑफ द ओविडक्ट, मोस्ट डाई अलोंग द वे एंड आर अब्सॉर्ब्ड। तो सारे के सारे स्पर्म सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। जो स्पर्म सर्वाइव करके ओवम को फर्टिलाइज कर पाता है, फाइनली फिर क्या होता है? वही स्पर्म फर्टिलाइज करता है ओवम को, यही होता है, ठीक है। नाउ डेफिनेशन क्या है फर्टिलाइजेशन का? द प्रोसेस फॉर द मेल गैमेट दैट इज द स्पर्म फ्यूजेस विद द ओवम दैट इज द फीमेल गैमेट, इसी प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। दोनों के फ्यूजन से एक सिंगल सेल डेवलप होता है जिसको बोलते हैं जायगोट। अब ये जायगोट आगे मल्टीपल टाइम्स डिवाइड हो होके क्या बनाता है? एक फीटस बनाता है। If the egg is present in the oviduct, fertilization takes place there involving just one single sperm. तो fertilization होता कहाँ है? fallopian tube में होता है, oviduct में होता है। अब सबसे फेवरेबल टाइम क्या है प्रेगनेंसी के लिए? अगर फीमेल को प्रेग्नेंट होना है तो ओव्यूलेशन के जस्ट बाद ये फर्टिलाइजेशन होना चाहिए, ठीक है। Now the most favorable time for conception or becoming pregnant is a few days after ovulation, यानी कि जो ओव्यूलेशन होता है, जब पीरियड्स फर्स्ट चालू होगा, पहला दिन चालू होगा, उससे 12वें या 13वें दिन, ठीक है, तो ओव्यूलेशन होता है। तो उसके कुछ दिन बाद, 1-2 दिन बाद अगर मेटिंग की जाए तब फिर फीमेल के चांसेस ज्यादा होते हैं प्रेग्नेंट होने के, ठीक है। दिस टिपिकली कॉरेस्पॉन्ड्स टू अबाउट 12th और 13th डे आफ्टर द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन। अब ये है एक स्पर्म का स्ट्रक्चर, ठीक है, 3 रीजन्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले क्या है? हेड रीजन, फिर क्या है? मिडिल पीस एंड फिर यहां से यहां तक क्या है? टेल, ठीक है। तो हेड रीजन में क्या क्या पाया जाता है? एक ये कैप जैसा स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं एक्रोजोम। अब एक्रोजोम का काम क्या होता है? इसमें एक स्पेशल एंजाइम होता है जिसका नाम है हायालुरोनिडेज। अब हायालुरोनिडेज का काम क्या है? ये ओवम के आउटर वॉल को डिसॉल्व कर देता है, ओवम के आउटर वॉल को हटा देता है, डिसॉल्व कर देता है ताकि स्पर्म अंदर पेनिट्रेट कर सके, ठीक है। तो एक्रोजोम में ये एंजाइम होता है हायालुरोनिडेज जो ये काम करता है। फिर आते हैं न्यूक्लियस पे। तो ये जो न्यूक्लियस है इसमें होते हैं मेल जीन्स, यानी कि फादर के जीन्स, ठीक है। तो इसको कैसे बताएंगे? 22 प्लस इंटू बना दिया मैंने, ठीक है। तो 22 प्लस एक्स क्रोमोसोम भी हो सकता है इसमें, या 22 प्लस
वाई क्रोमोसोम भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि कुछ कुछ स्पर्म्स के पास एक्स क्रोमोसोम भी हो सकते हैं, कुछ कुछ स्पर्म्स के पास वाई क्रोमोसोम भी हो सकते हैं। मतलब टोटल कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। मेल गैमेट में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, फीमेल गैमेट में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। जब दोनों मिल जाते हैं तब ओरिजिनल नंबर जो होना चाहिए 46 क्रोमोसोम का रिस्टोर हो जाता है, यानी कि 23 प्लस 23 क्या हो जाएगा? 46। ह्यूमन बींग्स के केस में 46 क्रोमोसोम्स ही होने चाहिए। क्लियर है? तो ये ऐसे होता है कि जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों फ्यूज होगा तो 23 प्लस 23 क्या हो जाएगा? 46 हो जाएगा। अब उस 23 क्रोमोसोम्स में से जो 22 क्रोमोसोम्स होते हैं ना, वो होते हैं ऑटोसोम्स, ठीक है। अब ऑटोसोम्स का काम क्या होता है? ये बॉडी फीचर्स डिसाइड करते हैं कि आंख कैसी होगी, नाक कैसी होगी, ठीक है, और भी मतलब शक्ल सूरत किस पे जाएगी, मम्मी पे ज्यादा या पापा पे ज्यादा। तो ऑटोसोम्स क्या करते हैं? ये बॉडी फीचर्स डिसाइड करते हैं। और जो एक क्रोमोसोम होता है उसको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम क्या डिसाइड करता है? जेंडर डिसाइड करता है। तो मेल्स के केस में एक्स क्रोमोसोम भी हो सकता है, ठीक है, और वाई क्रोमोसोम भी हो सकता है। सेक्स क्रोमोसोम के नाम पे मेल्स के पास एक्स क्रोमोसोम भी हो सकता है, वाई क्रोमोसोम भी हो सकता है। कुछ कुछ स्पर्म्स के पास एक्स क्रोमोसोम होता है, कुछ कुछ स्पर्म्स के पास वाई क्रोमोसोम होता है, ठीक है। पर फीमेल जो ओवम है वो हमेशा 22 तो ऑटोसोम्स होंगे ही होंगे उसके पास, और क्या होगा? 22 ऑटोसोम्स के साथ क्या होगा? सिर्फ एक्स क्रोमोसोम होगा। तो 22 ऑटोसोम्स तो छोड़ दीजिए, क्योंकि ये बॉडी फीचर्स डिसाइड करेगा। जेंडर कौन डिसाइड करेगा चाइल्ड का? ये सेक्स क्रोमोसोम डिसाइड करता है। तो फीमेल्स की तरफ से हमेशा एक्स क्रोमोसोम ही आएगा, पर मेल्स की तरफ से अगर स्पर्म के पास एक्स क्रोमोसोम है तब फिर क्या होगा? जैसे कि अगर एग के पास एक्स ही होता है ना, अब लेट से इस एग को ऐसे स्पर्म ने फर्टिलाइज किया है जिसके पास एक्स क्रोमोसोम था, तो जेनेटिक कंस्टिट्यूशन क्या बना? एक्स एक्स, यानी कि डॉटर प्रोड्यूस हो रही है। अब नेक्स्ट सिचुएशन क्या हो सकता है? एग तो एक्स ही लाएगा। मान लीजिए कि इस एक्स को, मतलब इस एग को एक वाई क्रोमोसोम वाले स्पर्म ने फर्टिलाइज किया, ऐसे स्पर्म ने जिसके पास वाई क्रोमोसोम था, ठीक है। तो रिजल्टिंग जेनेटिक कंस्टिट्यूशन क्या होगा? एक्स वाई, तो सन प्रोड्यूस होगा। तो इस केस में क्या होगा? डॉटर प्रोड्यूस होगी, इस केस में क्या होगा? सन प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो ऐसे जेंडर डिसाइड होता है। जेंडर के केस में ये 22 क्रोमोसोम्स का काम नहीं है, ये ऑटोसोम्स का काम नहीं है। जेंडर के केस में खाली एक क्रोमोसोम का काम है, जो कि है सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम फीमेल्स के केस में एक्स ही होता है, पर मेल्स के केस में कुछ कुछ स्पर्म्स के पास एक्स क्रोमोसोम हो सकते हैं, कुछ कुछ स्पर्म्स के पास वाई क्रोमोसोम हो सकते हैं, ठीक है। तो जेंडर डिसाइड करवाने का काम किसका होता है? मेल्स का होता है, ठीक है। मेल्स के क्रोमोसोम पे डिपेंड करता है कि लड़की पैदा हो रही है या लड़का। तो न्यूक्लियस कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल दैट इज 22 plus X या 22 plus Y chromosome which combines with the nucleus of the egg which contains 22 plus X chromosome and thus restoring the normal number of 23 pairs. 23 pairs का मतलब 46 क्रोमोसोम। तो अल्टीमेटली दोनों मिला के क्या होना चाहिए? 46 होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो फिर वो ह्यूमन बीइंग छोड़ के कुछ और ही बन जाएगा, कुछ और प्रजाति जन्म ले लेगी ना। फिर मिडिल पीस क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है? ये जो जिगजैग दिख रहा है ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का काम ये होता है स्पर्म के लिए एनर्जी प्रोवाइड करना इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये एनर्जी करेंसी है। तो माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड करता है स्पर्म को इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ताकि स्पर्म मूव कर सके। एंड फिर क्या आता है? टेल। द टेल मेक्स लैशिंग मूवमेंट फॉर प्रोपल्शन। तो टेल क्या करता है? ऐसे लैशिंग मूवमेंट जनरेट करता है, मतलब लैशिंग मूवमेंट करता है जिसकी वजह से स्पर्म मूव कर सकता है। अब फर्टिलाइजेशन इन डिटेल। तो स्पर्म्स रिमेन अलाइव इन द फीमेल जेनिटल पैसेज फॉर अ फ्यू डेज। तो स्पर्म्स कुछ दिन तक जिंदा रह सकते हैं, पर उनकी जो फर्टिलाइजेशन की एबिलिटी होती है वो 1 से 2 दिन तक की ही होती है। तो जो फर्टिलाइजेशन के टाइम पे बहुत सारे स्पर्म्स एग को सराउंड करते हैं, बट खाली एक ही स्पर्म एग को फर्टिलाइज कर पाता है। जैसे ही एक स्पर्म एंटर करता है एग में, तो उसकी टेल पीछे ही रह जाती है, क्योंकि अब टेल का कोई काम नहीं है। टेल का काम क्या था? स्विम करके ओवम तक पहुंचना,
ठीक है। तो जैसे ही एक स्पर्म ओवम में एंटर करता है तो टेल हट जाती है और स्पर्म का न्यूक्लियस एंड ओवम का न्यूक्लियस यूनाइट करके एक सिंगल न्यूक्लियस बन जाता है। ठीक है, तो ऐसा होता है। और जैसे ही एक स्पर्म एंटर करता है तो ओवम इतना स्मार्ट है ना, वो बाहर एक केमिकल बैरियर बना लेता है ताकि और कोई स्पर्म उसमें एंटर ना कर सके। तो only one single sperm is allowed to enter the egg. The sperm first uses the enzyme hyaluronidase from its acrosome to penetrate the egg wall. As the sperm enters, its tail is left behind. Only the head part, जिसमें nucleus होता है, it penetrates the egg. The sperm nucleus fuses with the nucleus of the egg. एक बार ये हो जाता है, जैसे ही sperm enter करता है egg में, तो ओवम के बाहर है ना एक केमिकल बैरियर क्रिएट हो जाता है ताकि और कोई स्पर्म एंटर ना कर सके। अ केमिकल बैरियर इज इमीडिएटली फॉर्म्ड टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ एनी अदर स्पर्म। ठीक है, तो यही था फर्टिलाइजेशन इन डिटेल। अब हम लोग ध्यान देंगे इम्प्लांटेशन पे। तो अब तो एग फर्टिलाइज्ड हो गया है, अब वो एक जाइगोट बन गया है। अब जाइगोट डिवाइड करेगा एंड बॉल ऑफ सेल्स बनाएगा। जैसे ये जाइगोट है, अब जाइगोट डिवाइड करके बॉल ऑफ सेल्स बनाएगा जिसको बोलते हैं मोरूला। जब ये और ज्यादा बड़ा हो जाएगा तब इसको बोलेंगे ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, फिर जब 3 हफ्ते हो जाएंगे ना प्रेगनेंसी को, यानी कि फर्टिलाइजेशन को 3 हफ्ते हो जाएंगे, तब इसको बोला जाएगा एम्ब्रायो। और फिर तीसरे से 7वें वीक तक या 7th to 8th वीक तक उसको बोलेंगे फीटस। यानी कि 3rd से लेकर के 7th या 8th वीक तक वो एम्ब्रायो ही रहता है एंड आफ्टर 8 वीक्स ऑफ फर्टिलाइजेशन उसको फीटस बोलते हैं। ठीक है, अब इम्प्लांटेशन क्या है? द प्रोसेस वेयर द ब्लास्टोसिस्ट फिक्सेस इटसेल्फ टू द वॉल ऑफ द यूट्रस और एंडोमेट्रियम। यानी कि जब ब्लास्टोसिस्ट फेलोपियन ट्यूब से नीचे निकल करके उस खुद को यूट्रस के वॉल पे फिक्स कर लेता है और फिर वहीं पे ग्रो करता है। तो फिक्स करने के जो प्रोसेस को क्या बोला जाता है? इम्प्लांटेशन बोला जाता है। खुद को वो वहीं पे फिक्स कर लेता है, इम्प्लांट करता है, फिर वहीं पे वो ग्रो करेगा इनटू अ फीटस। जैसे कि यहाँ पे पूरा फिक्स्ड है ना यूट्रस के वॉल से, तो यूट्रस के वॉल से क्या कर लेता है? खुद को फिक्स कर लेता है एंड फिर वहीं पे ग्रो करता रहता है। ये पूरा ग्रो कर चुका है। ठीक है, अब स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो यूट्रस का मेन रोल क्या होता है? एम्ब्रायो के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करना। एम्ब्रायो क्या है? अ डेवलपिंग ऑर्गेनिज्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन अप अंटिल द मेन पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड इंटरनल ऑर्गन्स हैव स्टार्टेड टू टेक शेप। तो जब तक एम्ब्रायो मतलब जब तक वो जो डेवलपिंग ऑर्गेनिज्म है उसके इंटरनल ऑर्गन्स नहीं बन जाते या मेन पार्ट्स डेवलप होने शुरू नहीं हो जाते, तब तक उसको क्या बोलते हैं? एम्ब्रायो। सिंपल भाषा में फर्टिलाइजेशन के 3रे वीक से लेकर के 7वें या 8वें वीक तक उसको एम्ब्रायो बोलते हैं, उसके बाद उसको फीटस बोलते हैं। तो फीटस क्या है? द डेवलपिंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड अ फीटस व्हेन इट स्टार्ट्स हैविंग द लुक ऑफ अ बेबी, टिपिकली फ्रॉम 7 वीक्स ऑफ जेस्टेशन ऑनवर्ड्स। यानी कि जेस्टेशन क्या है? ये जो 9 मंथ का प्रेगनेंसी पीरियड होता है ना, उसको बोलते हैं जेस्टेशन। तो जब 7 वीक मतलब 7 वीक जब गुजर चुके हैं, ठीक है, तो उसके बाद उसको क्या बोला जाएगा? फीटस बोला जाएगा। अब प्रेगनेंसी क्या है? द स्टेट ऑफ कैरिंग द अनबॉर्न यंग इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड प्रेगनेंसी। तो अब कुछ मेम्ब्रेन्स होते हैं, कुछ की मेम्ब्रेन्स होते हैं जो फीटस को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। यहाँ पे पूरा टेबल है। जैसे सबसे पहले जाइगोट एक सिंगल सेल होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फिर ग्रुप ऑफ सेल्स को बोलते हैं मोर्यूला, फिर और जब बड़ा मतलब ग्रुप बन जाता है उसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट, फिर एम्ब्रायो। 3rd वीक तक उसका नाम एम्ब्रायो पड़ जाता है, फिर 3rd से लेके 8th वीक तक उसको एम्ब्रायो ही बोलते हैं एंड आफ्टर दैट उसको क्या बोलते हैं? फीटस बोलते हैं। एंड फिर इन्फेंट क्या है? बॉर्न एट द एंड ऑफ नियरली 40 वीक्स। तो उसको इन्फेंट बोलते हैं जब वो बेबी बाहर डिलीवर हो जाता है तो वो एक इन्फेंट होता है। ठीक है, न्यू बॉर्न बेबी। तो अब कौन कौन से मेम्ब्रेन्स होते हैं? सबसे पहले क्या है? एमनियन, फिर कोरियन, अलेंटोइस एंड द प्लेसेंटा। तो ये जो 4 मेम्ब्रेन्स होते हैं ये फीटस के ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड प्रोटेक्शन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इनका फंक्शन क्या है? इट हेल्प्स इन द फीटस डेवलपमेंट एंड आर प्रेजेंट अंटिल बर्थ। ये मेम्ब्रेन्स तब तक प्रेजेंट रहते हैं जब तक फीटस का बर्थ नहीं हो जाता। ठीक है, एमनियन क्या है? एक सैक है जिसके अंदर फीटस रहता है और ये एलेंटोइस के डेवलप होने से पहले ही डेवलप हो जाएगा। एलेंटोइस एक और मेम्ब्रेन है
ठीक है, तो एलेंटोइस के डेवलप होने से पहले ही क्या डेवलप हो जाएगा, एमनियॉन डेवलप हो जाएगा। अब एमनियॉन के अंदर होता है पानी यानी कि फ्लूइड, उस फ्लूइड को बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक है, पानी नहीं, मतलब एक लिक्विड होता है, फ्लूइड होता है, तो उसको बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड, अ फ्लूइड दैट फिल्स द स्पेस बिटवीन द एमनियॉन एंड द फीटस। तो फीटस और एमनियॉन, ये जो येलो कलर का फ्लूइड दिख रहा है इसको बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड, और ये एमनियॉन और फीटस के बीच में भरा हुआ रहता है। अब इसके कुछ फंक्शंस होते हैं। सबसे पहला क्या है, फीटस को मैकेनिकल शॉक्स और झटकों से बचाता है। इन केस अगर जो मदर है वो गिर जाती है तो झटकों से बचाता है फीटस को। फिर इवन प्रेशर रखता है, फीटस के चारों ओर एक इवन स्टेबल प्रेशर बना करके रखता है, कहीं से फीटस को ज्यादा प्रेशर फील ना हो तो नहीं होगा, बिकॉज बीच में क्या है, फ्लूइड है। ठीक है, फिर क्या है, मूवमेंट, अलाउज द फीटस सम रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट, फीटस थोड़ा मूव कर सकता है। अगर ये एमनियोटिक फ्लूइड नहीं होता और वो एमनियॉन फीटस के ऊपर चिपका हुआ होता तो फीटस को हल्का हल्का मूव करने में प्रॉब्लम होता। ठीक है, बट क्योंकि ये फ्लूइड होता है तो वो उसमें थोड़ा बहुत मूवमेंट कर सकता है। जैसे बहुत बार आपने सुना होगा कि बेबी किक कर रहा है, तो वो किक कैसे कर पा रहा है, बिकॉज ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड, वो थोड़े बहुत हाथ पैर चला पाता है। प्रिवेंशन स्टॉप्स द फीटस फ्रॉम स्टिकिंग टू द एमनियॉन, तो फीटस कहीं एमनियॉन से चिपक ना जाए, यानी कि इस लेयर से चिपक ना जाए, इसीलिए बीच में एमनियोटिक फ्लूइड भरा हुआ होता है ताकि जो फीटस है उसकी स्किन एमनियॉन से ना चिपक जाए। ठीक है, अब आते हैं प्लेसेंटा पर। तो प्लेसेंटा क्या है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर अटैच टू द यूटेराइन वॉल, तो यूटेराइन वॉल से अटैच्ड होती है प्लेसेंटा, एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, इसको प्लेसेंटा बोलते हैं। ठीक है, ये है यूटेराइन वॉल और इसको बोलेंगे प्लेसेंटा। So it is a disc-like structure attached to the uterine wall. It is formed of two sets of tiny finger-like projection called villi. One set from the uterine wall and one set from the embryo. तो इसको विली बोलते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन में भी प्रेजेंट होते हैं। तो एक तरफ तो ये जो विली है वो यूटेराइन वॉल से अटैच्ड है, एक तरफ जो विली है वो एम्ब्रायो की तरफ से अटैच्ड है। ठीक है, तो प्लेसेंटा के पास क्या है, बहुत ही छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिसको बोलते हैं विली। नाउ दीज टू सेट्स ऑफ विली गेट क्लोजली इंटरलॉक्ड अलाउइंग द मदर्स ब्लड एंड फीटल ब्लड टू कम इनटू क्लोज कांटेक्ट। तो विली का फंक्शन क्या होता है, ये एकदम इंटरलॉकिंग स्ट्रक्चर है, यानी कि ऊपर के तरफ से विली और नीचे के तरफ से विली एकदम इंटरलॉक्ड होता है ताकि मदर का ब्लड और फीटस का ब्लड क्लोज कांटेक्ट में आ सके। ठीक है, ऊपर से मदर का ब्लड, नीचे से फीटस का ब्लड क्लोज कांटेक्ट में आ सके और दोनों के बीच में एक्सचेंज हो सके। अब एक्सचेंज किस चीज का, जैसे कि फीटस के ब्लड में जितने भी वेस्ट होंगे वो मदर के ब्लड में चले जाएंगे, मदर के ब्लड से जितने भी यूजफुल न्यूट्रिएंट्स होंगे, ऑक्सीजन होगा, वो फीटस के ब्लड में आ जाएगा। तो इन सब चीज का एक्सचेंज बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसमें कौन मदद करता है, प्लेसेंटा। ठीक है, दे नेवर मिक्स और ओपन इनटू ईच अदर, दोनों का ब्लड मिक्स नहीं होना चाहिए, क्लोज कांटेक्ट में आ सकता है बिकॉज डिफ्यूजन तभी होगा, पर दोनों का ब्लड मिक्स नहीं होना चाहिए। अब अम्बिलिकल कॉर्ड क्या होता है, जो प्लेसेंटा को फीटस से कनेक्ट करता है, अ कॉर्ड कंटेनिंग ब्लड वेसल्स दैट कनेक्ट्स द प्लेसेंटा टू द फीटस। तो कॉर्ड जो प्लेसेंटा और फीटस को कनेक्ट करने का काम करता है, तो इसको बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। जहां पे ये है इसको अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं, ये प्लेसेंटा और फीटस को कनेक्ट कर रहा है। तो फंक्शंस क्या है प्लेसेंटा का, इट हैज स्पेशल फंक्शंस फॉर द ग्रोइंग फीटस। फीटस को क्या क्या चाहिए, फूड चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, अपना वेस्ट रिमूव करवाना है। ठीक है, ये सब चीजें होनी चाहिए। तो इट प्रोवाइड्स नरिशमेंट, दैट इज इट परमिट्स द डिफ्यूजन ऑफ नरिशमेंट फ्रॉम द मदर्स ब्लड टू द फीटस ब्लड। तो मदर के ब्लड से जितना भी नरिशमेंट चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वो फीटस के ब्लड तक कौन पहुंचाएगा, प्लेसेंटा पहुंचाएगा। फिर फीटस जो है वो वेस्ट जनरेट करेगा, वो भी ऑक्सीजन लेगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड वापस देगा। तो ये जो वेस्ट है उसको फीटस के ब्लड से मदर के ब्लड में कौन ट्रांसफर करवाएगा, प्लेसेंटा करवाएगा। ठीक है, तो सेकेंड वाला फंक्शन ये हो गया। प्लेसेंटा इज परमिएबल टू रेस्पिरेटरी गैसेज एंड न्यूट्रिएंट्स एंड एंटीबॉडीज। तो गैसेज एंड न्यूट्रिएंट्स के बारे में हमने पढ़ लिया है। प्लेसेंटा एंटीबॉडीज भी एक्सेप्ट करता है ताकि फीटस को प्रोटेक्शन मिल सके फ्रॉम जर्म्स।
प्लेसेंटा कोई भी फॉरेन सब्सटेंस को फीटस के ब्लड में एंटर नहीं करने देता है, जैसे कि जर्म्स हो गया, ठीक है, कोई भी फॉरेन सब्सटेंस हुआ, वायरस वगैरह हो गया, उसको फीटस के ब्लड में नहीं आने देगा। अब प्लेसेंटा एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करता है। वो कौन से हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है? ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। तो ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करता है। अब जेस्टेशन क्या है? द फुल डेवलपमेंट पीरियड ऑफ द एम्ब्रायो और फीटस इन द यूट्रस इज कॉल्ड जेस्टेशन। ये 280 डेज तक चलता है, यानी कि 9 मंथ तक। तो इस पूरे पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं? जेस्टेशन बोलते हैं। जब एक फीटस एक मदर के वूम्ब में प्रॉपरली डेवलप कर रहा होता है तो उसको बोला जाता है जेस्टेशन। पार्चुरेशन क्या है? जब डिलीवरी हो जाती है फीटस की तो उस प्रोसेस को बोलते हैं पार्चुरेशन, ठीक है। जब फीटस बाहर आ जाता है, वो एक इन्फेंट है, ठीक है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं पार्चुरेशन। द एक्ट ऑफ एक्सपेलिंग द फुल टर्म फीटस यानी कि 9 मंथ्स के बाद, ठीक है, फ्रॉम द मदर्स यूट्रस एट द एंड ऑफ द जेस्टेशन पीरियड। जेस्टेशन खत्म हो गया, 9 मंथ्स खत्म हो गए, अब फीटस की डिलीवरी का टाइम है, तो इसी डिलीवरी को बोलते हैं पार्चुरेशन। तो प्रोसेस ऑफ बर्थ क्या है? द बेबी इज पुश्ड आउट बाय पावरफुल कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द यूटेराइन मसल्स। तो जो यूट्रस की जो वॉल्स होती है, दे स्टार्ट कॉन्ट्रैक्टिंग ताकि बेबी को पुश आउट करके बाहर निकाला जा सके। द बेबी इज टिपिकली डिलीवर्ड हेड फर्स्ट। तो सबसे पहले क्या निकलेगा? हेड, ठीक है। विद इन मिनट्स द ब्लड वेसल्स इन द अम्बिलिकल कॉर्ड। अब अम्बिलिकल कॉर्ड का कोई काम नहीं है, प्लेसेंटा का कोई काम नहीं है, क्योंकि अब तो फीटस बाहर निकल गया, तो अम्बिलिकल कॉर्ड को डॉक्टर्स कट कर देते हैं और प्लेसेंटा भी 10-15 मिनट में, डिलीवरी के 10-15 मिनट बाद प्लेसेंटा खुद ब खुद वजाइना के थ्रू बाहर आ जाता है। तो इसको बोलते हैं आफ्टर बर्थ, ठीक है। अब द यूट्रस देन कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ग्रेजुअली रिटर्न्स टू इट्स नॉर्मल साइज। तो प्रेग्नेंट मतलब जो डिलीवरी है उसके कुछ दिनों बाद यूट्रस खुद ब खुद हील हो जाता है और अपना ओरिजिनल साइज ले लेता है। अब दो तरह के ट्विन्स होते हैं, एक फ्रेटर्नल ट्विन्स और एक आइडेंटिकल ट्विन्स। तो नाम से ही आपको पता लग रहा होगा कि जो आइडेंटिकल ट्विन्स है वो एकदम सेम दिखने वाले जो जुड़वा बच्चे होते हैं वो होंगे, और जो फ्रेटर्नल ट्विन्स है वो आइडेंटिकल नहीं होंगे। अब ये फॉर्म कैसे होते हैं? बहुत बार ओवरी एक ही साथ 2 एग्स रिलीज कर देती है और 2 अलग अलग स्पर्म्स जाकर के उस एग को फर्टिलाइज कर देते हैं। तो तब 2 अलग अलग फीटस डेवलप होंगे, 2 अलग अलग एम्ब्रायो डेवलप होगा, अलग तरीके से वो इम्प्लांट करेगा यूट्रस पे और अलग अलग वो ग्रो करेगा इनटू 2 डिफरेंट बेबीज, ठीक है। तो ऐसे भाई बहन या बहन बहन या भाई भाई, ऐसे बच्चों को बोला जाता है फ्रेटर्नल ट्विन्स, ठीक है। अब इनका जेंडर कैसे अलग अलग हो सकता है? डिपेंड कर सकता है ना, क्या पता दोनों ही एक्स वाले क्रोमोसोम ने एग्स को फर्टिलाइज किया है, तब 2 डॉटर्स प्रोड्यूस होंगी। दोनों ही वाई वाले स्पर्म ने एग्स को फर्टिलाइज किया है तो सन प्रोड्यूस होंगे। अब एक लेट्स से एक्स वाला जो स्पर्म है वो एग को फर्टिलाइज कर रहा है, एक वाई वाला स्पर्म एग को फर्टिलाइज कर रहा है, तो एक तरफ क्या होगा? डॉटर प्रोड्यूस होगी, दूसरे तरफ सन प्रोड्यूस होगा। बट ये लोग आइडेंटिकल नहीं होते हैं, मतलब 100% आइडेंटिकल नहीं होते हैं, थोड़ा बहुत तो सिमिलैरिटी हो ही सकती है क्योंकि भाई बहन होंगे ना या सिबलिंग्स होंगे। So 2 separate eggs are released from the ovaries at the same time and both are fertilized by 2 different sperms. Now this creates 2 separate individuals and they are biologically like any normal sibling. जैसे भाई बहन होते हैं वैसे ये होते हैं, जुड़वा नहीं होते हैं ये। They can be both boys, both girls or one boy and one girl. तो जेंडर कुछ भी हो सकता है। अब आइडेंटिकल ट्विन्स के केस में क्या होता है कि एक ही एग प्रोड्यूस हो रहा है, उसको एक ही स्पर्म फर्टिलाइज कर रहा है, ठीक है। तो जेंडर तो तभी डिसाइड हो जाएगा कि मेल है या फीमेल। पर जब सेल डिवीजन का टाइम होता है ना कि जाइगोट और डिवाइड करके क्या बनाता है? मोरूला, फिर मोरूला और डिवाइड करके ब्लास्टोसिस्ट। तो इसी डिवीजन के टाइम पे एक बॉल 2 बॉल में डिवाइड कर जाता है, मतलब जो एक बॉल ऑफ सेल्स है वो 2 बॉल्स में डिवाइड कर जाता है और दोनों बॉल्स जो होते हैं वो अलग अलग इम्प्लांट हो जाते हैं और फिर वो अलग फीटस में डेवलप हो जाते हैं, ठीक है, सेपरेट इंडिविजुअल्स में डेवलप हो जाते हैं। तो इनका जेनेटिक कंस्टिट्यूशन और जेंडर तो सेम रहेगा बिकॉज एक ही स्पर्म ने एक ही ओवम को फर्टिलाइज किया है ना। तो इनका जेनेटिक कंस्टिट्यूशन भी सेम है और जेंडर भी सेम है, इसीलिए ये दोनों जो इंडिविजुअल्स होते हैं एकदम आइडेंटिकल होते हैं। इनको बोलते हैं जुड़वा बच्चे, ठीक है। थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है, ऐसे आपको पता नहीं लगेगा, पर अगर आप बहुत टाइम से किसी के साथ हो, मतलब जुड़वा बच्चों को देख रहे हो, तो आपको पता लग जाएगा, थोड़ा बहुत स्लाइट वेरिएशन बस होगा, ठीक है।
A single fertilized egg splits and separates into two parts during the early stages of cell division. Now, each part develops into a complete individual. Since they come from a single egg, they are genetically identical and look very similar. They must be either boys, gender same होगा, या तो either girls. ठीक है, तो इसी के साथ हमने पूरा चैप्टर फिनिश कर लिया है। बहुत ही बड़ा चैप्टर था ये, तो इसमें कॉन्सेप्ट्स भी बहुत सारे हैं। तो अगर आपके कोई भी डाउट्स हो किसी भी कॉन्सेप्ट में, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपके सभी डाउट्स को सॉल्व करने की। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।